Hello everyone, am I audible? Yes, sir. Okay, so let's begin. First थिंग, कितने लोगों का पीसीबी प्रिंट हुआ, किया या फिर ट्राई नहीं किया तो डजेंट मैटर, अदरवाइज प्रिंट किया तो हो गया, सर्किट सोल्डर करके देखा, काम किया। सर अभी किसे ट्राई नहीं कर रहा है, अभी इसमें थोड़ा ट्राई नहीं टाइम किया? लगेगा बिकॉज ठीक है, प्रिंट आउट भी लेने जाना है। ओके। सो जब भी ट्राई करेंगे इट्स लाइक कि ऐसा नहीं है कि वो क्लास खत्म हो गई तो डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। सो एनी टाइम यू आर ट्राइंग, और डाउट्स आएंगे तो ग्रुप में तो एनी टाइम पोस्ट कर ही सकते हो, और फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट टाइम थोड़ा सा रेजिस्टेंस रहेगा बिकॉज द प्रोसेस इज लाइक लिटिल बिट लेंदी, बट डू इट एटलीस्ट वंस। मे बी ठीक से ना हो, ठीक है, ट्रैक सुखड़ जाए, दोबारा कर सकते हैं, बट एक बार ट्राई तो करना है, ठीक है। और लेट्स से अगर नहीं ट्राई करना है तो देर आर अदर ऑप्शंस की। अच्छा, वो पार्ट बचा हुआ था तो मैं पहले वो बता देता हूँ क्विकली, कि लेट्स से तुम लोगों के पास डिज़ाइन रेडी है। सो दैट स्क्रीन शेयर्ड है ना, सो आई एम गोइंग हियर एंड मैं ईगल ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो छोटा सा पार्ट ईगल का वो बचा है कि व्हाट इफ यू वांट टू गेट इट फैब्रिकेटेड फ्रॉम सम कंपनी। तुम लोग को बहुत ही आलस आ रहा है, सो व्हाट यू कैन डू इज लाइक गो हियर। मतलब बहुत सारे सिटीज़ में हैं, बट अगर तुम सिटी से इंडिपेंडेंट होना चाहते हो तो बहुत सारी और ऑनलाइन सर्विसेज है। उनमें से एक ये है पीसीबी पावर, ठीक है। इनके सर्विसेज में यहाँ पर पीसीबी फैब्रिकेशन है, रिजिट, हम लोग को सॉलिड पीसीबी चाहिए। उस पर क्लिक किया एंड देन यहाँ पर तुम बेसिकली फैब्रिकेशन करवा सकते हो, ठीक है। तो ये पीसीबी का नाम दे दो, तो लेट से मैंने नाम दे दिया ऑटोमेटिक नाइट लाइट। फिर असेंबली भी करके चाहिए क्या, सोल्डर भी करके चाहिए क्या, तो मेरे केस में बोल रहा हूँ नहीं, मुझे सोल्डर करके नहीं चाहिए। सिंगल बोर्ड कंप्यूटर, सिंगल बोर्ड चाहिए। पैनल मतलब एक बोर्ड में बहुत सारे, जैसे उस दिन हमने पैनल बनाया था वैसा कुछ चाहिए, या सिंगल बोर्ड? तो सिंगल चाहिए। साइज बताओ, साइज क्या है? तो अभी मेरा ईगल ओपन होगा, लेट इट ओपन। ठीक है, तो ओपन हो गया। और अब मैं बोर्ड पे जाता हूँ, दिस इज ऑटोमेटिक नाइट लाइट। ऑटोमेटिक नाइट लाइट के बोर्ड का साइज मुझे अगर चाहिए, सो वन ऑप्शन इज, मैंने कर्सर यहाँ रखा और चेक कर लिया कि इट इज 36 बाई समथिंग। राइट क्लिक करके चेक कर सकता हूँ प्रॉपर्टीज में जाके कि 36 बाई 23 है। एक और ऑप्शन है टूल्स में जाके स्टैटिस्टिक्स में देख सकता हूँ, और यहाँ पे मेरे बोर्ड के बारे में सब कुछ है। यहाँ पर बोर्ड की लेंथ है कि 36 mm बाई 23 mm है, ठीक है। बोर्ड में कितने वायर्स हैं, ठीक है, उनके बारे, कितने पैड्स हैं, कितने होल्स हैं, सब कुछ यहाँ पर है, ठीक है। तो मुझे अभी जो इन्फो चाहिए थी वो चाहिए थी 36 बाई 23 mm। अब ये इन्फो लेके मैं बोर्ड पे स्विच हो जाता हूँ, मतलब जहाँ फैब्रिकेट करवाना है। तो 36 बाई 23 यही था। बहुत कुछ ओपन है आज। हाँ, ठीक है। तो 36 बाई 23 डाल दिया। पीसीबी कितनी चाहिए, अगर एक पीस चाहिए तो एक टाइप किया। रेस्ट ऑफ द थिंग्स अभी के लिए डिफॉल्ट रहेगी। पीसीबी में सिंगल लेयर है, डबल लेयर है, हमारी पीसीबी में सिंगल लेयर है, और सब कुछ डिफॉल्ट छोड़ सकते हैं, ठीक है। और राइट साइड में हमें फिर कॉस्ट दिख रहा है। इफ यू सी हियर कि 1788 में एक पीसीबी प्रिंट होगी, इतनी छोटी सी। दिस इज लाइक एक पीसीबी बनाने का कॉस्ट ज्यादा होता है सिंगल पीसीबी की वजह से। सेटअप करना पड़ता है, फर्स्ट टाइम मेहनत बहुत ज्यादा होती है। बट अगर मैं इसको बोल दूं 10 पीसेस बनाओ, ठीक है, 10 पीसेस बनाने के बाद मैंने कहीं रैंडम जगह क्लिक किया तो नाउ यू कैन सी कि अब कॉस्ट कितना है। 1788 इंटू 10 नहीं हुआ, अब कॉस्ट खाली 2100 है। तो एक पीसीबी का कॉस्ट था 1788, 10 पीसीबी लोगे तो एक पीसीबी का कॉस्ट पड़ेगा 210, ठीक है। एंड इफ आई मेक दिस 50, ये और चीप हो जाएगा, ठीक है। अब कितना हो रहा है, 60 समथिंग, ठीक है, 68 समथिंग ऐसे कुछ। सो इट चेंजेस विद द क्वांटिटी। तो बेसिकली क्वांटिटी का लॉजिक इज कि फर्स्ट पीसीबी के सेटअप का चार्ज ज्यादा होता है। तुम क्वांटिटी बढ़ाते हो, बल्क में जब बनाते हैं चीजें तो कोई भी चीज सस्ती पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है हम बना देंगे, बट अभी तक हमने इसको पीसीबी की डिजाइन दी नहीं, सब बाकी सारी सेटिंग्स डिफॉल्ट छोड़ दिया, ठीक है। डिफॉल्ट इज समथिंग दैट विल वर्क फॉर यू राइट नाउ, और बहुत दिन तक काम करेगा, अनलेस यू वांट टू समथिंग कि जो बदले। अब यहाँ पर दो चीजें, एक पीसीबी लीड टाइम कि तुम्हें कितने दिन में बना के चाहिए,
इफ यू डिक्रीज दैट पीसीबी का रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। लेट्स सी, मैंने 7 को 3 वर्किंग डेज कर दिया, तो यहाँ पे 50 पीसेस का जो कॉस्ट पहले 3400 समथिंग था वो 8000 हो गया। इस 50 को मैं वापस से सिंगल पीस कर रहा हूँ, 1 पीस, ठीक है। पहले 1700 था, अब ये 5000 हो गया। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 3 दिन में बना के दो, मैं बोल रहा हूँ 5 दिन में बना के दो तो 3500, 7 दिन में बना के दो तो 1788, और अब 15 डेज कर दूंगा तो 1781, मतलब 7 डेज समथिंग जो वो प्रिफर करता है, इसलिए उन्होंने 7 डेज का कॉस्ट नॉमिनल रखा है जो तुम्हें सिलेक्टेबल हो। इसके बाद है जरबर गरबर, जो भी तुम्हें बोलना है, ये फाइल अपलोड करो और इस फाइल को देख के इनको समझ में आएगा कि पीसीबी का डिजाइन क्या होने वाला है। तो अब ये फाइल बेसिकली डायरेक्टली हमारे पास नहीं है, हमारे पास जो डिजाइन की फाइल है वो तो डॉट बोर्ड है, BRD। तो जो जर्बर फाइल है दैट इज लाइक अ मैन्युफैक्चरिंग फाइल जो तुम्हें जनरेट करनी पड़ेगी अपने पीसीबी से। तो जनरेट कैसे करते हैं, फाइल्स में जाके कैम प्रोसेसर, ठीक है, ये सिंबल दिख रहा है, इसके बगल में फैक्ट्री का सिंबल बना हुआ है, ठीक है। तो वो सेम यहाँ पे भी बना हुआ है, कैम प्रोसेसर। तो स्कीमेटिक बोर्ड के बगल में बटन है, इस पर क्लिक कर दो या फिर फाइल में जाके कैम प्रोसेसर में जाओ। क्लिक किया तो नया विंडो ओपन होगा और ये तुमसे पूछेगा कि ठीक है क्या क्या करना है, ठीक है। अब ये बदला हुआ है तो जस्ट लेट मी चेक। सिलेक्ट बोर्ड, बोर्ड जो है हमारा वो सिलेक्टेड है, ऑटोमेटिक नाइट लाइट वाला, ठीक है। बिल ऑफ मटेरियल, पार्ट्स, मैक्सिमम चीज़ें सिलेक्टेड हैं। और अब ठीक है, तो बेसिकली एक बार ये इंटरफेस आ गया, जो भी है डिफ़ॉल्ट सब सही है, खाली बताना क्या है कि हमें एक टेम्पलेट चाहिए, ठीक है, कि ये फैब्रिकेटर जो टेम्पलेट यूज़ करता होगा, ठीक है। तो बेसिकली टेम्पलेट को हम लोग जनरली जॉब या फिर ऐसा बोल लो सेटिंग्स की फाइल जिनको ये फैब्रिकेटर यूज़ करता होगा, ठीक है। तो एक कॉमन है, तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे जाके लोड कैम फाइल में जा रहा हूँ, कैम में जा रहा हूँ, देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। एग्जाम्पल्स में है क्या, हाँ ठीक है, और टेम्पलेट्स में है, हाँ ठीक है। तो टेम्पलेट्स में बेसिकली टेम्पलेट बने हुए हैं, सिंगल लेयर डिफॉल्ट पे क्लिक कर दिया और अब यहाँ पे कुछ चीज़ें लोड हो जाएंगी जो जो हमें चाहिए, ठीक है। तो सिंगल लेयर डिफॉल्ट में बेसिकली क्या क्या है वो देख लेते हैं, हमारे काम का है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये टॉप लेयर, प्रोफाइल, सोल्डर मास्क, ड्रिल, बिल ऑफ मटेरियल, पिक एंड प्लेस, DXF, ये सारी जो फाइल्स हैं, ये सारी फाइल जनरेट होंगी जो हमारे मैन्युफैक्चरर को मिल जाएंगी जब मैं जनरेट करूंगा तो, ठीक है। तो हमारे केस में हमें टॉप लेयर नहीं चाहिए, बॉटम लेयर चाहिए, तो इसमें मैंने बॉटम लेयर पे क्लिक किया, ठीक है। और लेयर बॉटम का B समथिंग होगा, तो है कि नहीं है, नहीं है, तो ये वाली फाइल हमारे केस में नहीं चलेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और टेम्पलेट में जाके दूसरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। टेम्पलेट में 2 लेयर डिफॉल्ट में जा रहा हूँ और जब मैं 2 लेयर डिफॉल्ट में जाऊंगा तो यहाँ पे बॉटम कॉपर भी आएगा, एंड दिस इज समथिंग जो हमें चाहिए। और टॉप लेयर में बेसिकली क्या बोलते हैं, खाली खाली रहेगा, ठीक है। दीज आर द पिन्स जो हमारे पास हैं। और इस वाले टॉप लेयर को मैं अभी के लिए डिलीट करने का ऑप्शन देखता हूँ, अगर है तो हटा देते हैं, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन होगा, फिर मैं बताऊंगा कि कहाँ से मिल सकता है। तो मैंने टॉप लेयर को डिलीट कर दिया, हमें टॉप लेयर नहीं चाहिए, तो मैं डिफॉल्ट में गया, डिफॉल्ट में जाके मैंने टेम्पलेट लिया, टेम्पलेट में सिंगल लेयर उठाया था। सिंगल लेयर में बेसिकली प्रॉब्लम क्या था, टॉप कॉपर है, हमें टॉप कॉपर नहीं चाहिए, हमें बॉटम चाहिए, ठीक है। तो बॉटम के लिए यहाँ पर बॉटम था, मैंने बॉटम सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर लेयर 1 रहेगा यहाँ पे, L2, in the other one it was L2 for bottom layer. ओके ठीक है। तो मैंने ये L2 बेसिकली चेंज करने से आई थिंक वो चेंज नहीं हो रहा है, दिस इज लाइक, लेट्स सी, नहीं ठीक है, तो वो चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर बॉटम लेयर करके देख लेता हूँ, हाँ ठीक है। तो दिस इज लाइक यहाँ से कर सकते हैं। तो सिंगल लेयर का टेम्पलेट लिया, तो फिर ये टॉप लेयर को बदल के पहले नाम चेंज कर देता हूँ मैं, बॉटम कॉपर, बॉटम लेयर बता दिया। और L1 L2 बेसिकली गर्बर के लेयर का नंबर है, जिससे अभी हमें फर्क नहीं पड़ेगा, उसको L1 ही लेने देता हूँ। यहाँ पर लेयर में टॉप सिलेक्टेड है, टॉप की जगह जाके हम बॉटम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ढूंढते हैं, बॉटम मिल गया तो हो जाएगा काम, बॉटम ये रहा, और ओके कर दिया, ठीक है। तो अब हमारा वो बॉटम आ गया। तो अब ये सिंगल लेयर का टेम्पलेट भी काम कर जाएगा। और अभी के लिए कहीं पर सेव का बटन होता तो मैं सेव कर लेता, सेव का बटन हाँ यहाँ पे है, ठीक है। इस फाइल को मैं सिंगल लेयर बॉटम करके सेव कर लेता हूँ, क्योंकि मे बी फ्यूचर में काम लगे। तो कहाँ सेव करूंगा, C ड्राइव में, जहाँ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ था। नहीं एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने बनाया हुआ है ईगल का फोल्डर, डॉक्यूमेंट्स में ईगल, यहाँ जाके सेव करना पड़ेगा। और यहाँ पे कैम है, कैम में जाके मैं सेव कर रहा हूँ। इस
इस सेटिंग का नाम, जो अभी अभी मैंने सेटिंग चेंज की, टॉप नहीं चाहिए मुझे, बॉटम चाहिए सिंगल लेयर में, तो इसका मैं नाम दे रहा हूँ सिंगल लेयर बॉटम। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई बट ठीक है। और अब खाली मैं प्रोसेस जॉब कर दूंगा। जैसे ही मैं प्रोसेस जॉब करूंगा ये बोलेगा फोल्डर सिलेक्ट करो, तो यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बना रहा हूँ जिसका नाम दे रहा हूँ जर्बर। ठीक है, और इसके अंदर मैं बोल रहा हूँ कि सारी फाइल डाल देना। प्रोसेस जॉब किया, जॉब प्रोसेस सक्सेसफुली ओपन फोल्डर किया, और कैम आउटपुट्स में तुम्हें अलग अलग फोल्डर मिल रहे हैं। ये फाइल है ड्रिल की, एक्सेलेंट फाइल होती है टाइप का, इसमें ड्रिल की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे ड्रिल होना चाहिए। तो मैं देखता हूँ, अगर ये नोटपैड के टर्म्स में है तो ये दिखेगा। ठीक है, तो बेसिकली सीएनसी का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, यहाँ पे उस फॉर्मेट में लिखा हुआ है कि किस कोऑर्डिनेट में क्या होल है। ठीक है, तो ये ड्रिल का था। ऐसे ही टॉप लेयर का, प्रोफाइल का, सिल स्क्रीन का, सोल्डर मास्क का, इन सब का, तो सबके वो है। इसको मैं बेसिकली क्या करूंगा, अब जिप कर दूंगा। तो अभी अभी मैंने जो जर्बर फाइल के अंदर जनरेट किया, उस जर्बर को, सुनाई दे रहा है राइट? यस सर। या तो ऐड टू रार कर दिया, और अब मैं यहां जाके उस रार फाइल को अपलोड कर सकता हूं। तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूं मैं। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करने दे रहा, मतलब मेरा बॉटम लेयर गायब हो गया अभी फिलहाल। तो क्विक एक्सेस में जाते हैं, देखते हैं मिल जाएगा, ये रहा। ठीक है, और फिर ऐड टू कार्ट करके आगे बढ़ जाओ, फिर 7 दिन में तुम्हें शिप हो जाएगा। दिस इज लाइक कि तुम्हारा ऑनलाइन ऑर्डर करने का प्रोसेस। तुम्हारे यहाँ पे कोई लोकल बंदा है जो मैन्युफैक्चर करता है पीसीबीज को, तो यही फाइल है जो तुम्हें मेल करनी पड़ेगी। अगर वो बहुत ही क्या बोलते हैं, उसके पास अगर ईगल का सॉफ्टवेयर हुआ तो तुम उसको बोर्ड फाइल भी भेज सकते हो, बट तुमने जब बोर्ड फाइल भेज दी तो तुमने अपनी डिजाइन भी भेज दी। गर्बर फाइल में क्या होता है, जर्बर से बेसिकली वो तुम्हारी बोर्ड जनरेट नहीं कर पाएगा, उसे बनाना ही पड़ता है। मतलब कनेक्शंस दिखते हैं, सब दिखते हैं, बट इट्स नॉट दैट इजी कि तुम्हारी बोर्ड फाइल और चेंजेस कर पाए। ठीक है, अब एक और ऑप्शन है, जैसे चाइना में कंपनी है जेएलसी पीसीबी। ठीक है, अगेन जैसे पीसीबी पावर इंडिया में, जेएलसी पीसीबी चाइना में, ये लोग भी सेम चीजें पूछेंगे, जर्बर फाइल अपलोड कर दो। ठीक है, मैंने अपलोड कर दिया। इन लोगों ने ऑप्शन दिया है कि तुम जैसे ही जर्बर फाइल अपलोड करते हो, मे बी ये उसके डेटा से फिगर आउट करके मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, और इसने देखो यहाँ पे मेरी पीसीबी का सैंपल दिखा दिया कि अपनी पीसीबी ऐसी दिखेगी, ये हमारी पीसीबी का साइज है। तो पीसीबी पावर के साइट पे ये ऑप्शन नहीं है, बट जेएलसी पीसीबी के साइट पे ऑप्शन है कि तुम जैसे ही अपना जर्बर फाइल अपलोड करते हो, ये उससे डेटा ले लेता है कि ड्रिल कितने हैं, कहाँ पर है। तो हमने अपनी पीसीबी में जो भी ड्रिल किया था वो यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, कंपोनेंट जहां जहां पे थे, जो थे, उनका शेप जो भी था, एवरीथिंग इज विजिबल हियर। ठीक है, और कुछ भी रेड नहीं है, मतलब सब सिंगल लेयर दिखा रहा है। और इसने यहाँ पे सारी सेटिंग्स उसके हिसाब से डिफॉल्ट ले ली। और जेएलसी पीसीबी स्पेशल ऑफर देता है कि $2 में 4 या 5 ऐसे कुछ नंबर ऑफ पीसीबीज देता है फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो इसने अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिंगल लेयर सिलेक्ट किया, डायमेंशन सिलेक्ट किया। हाँ, 5 क्वांटिटीज $2 में देता है। चाइना से मे बी 10 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में शिप होके आ जाएगा। ठीक है, तो तुम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो चाहो वो यूज कर सकते हो। ओके, सो ये प्रोफेशनल ऑर्डर करने का ऑप्शन है। अगर तुम लोगों को बनाने में आलस आ रहा है तो ऑर्डर कर लो। ठीक है, अब आते हैं रोबोटिक्स एंड एम्बेडेड सिस्टम वाले पार्ट में। तो बेसिकली रोबोटिक्स एम्बेडेड सिस्टम का सब पार्ट होने वाला है। हम एम्बेडेड सिस्टम पढ़ने लगेंगे, और एज अ फ्यू प्रोजेक्ट्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम हम रोबोट्स बनाने वाले हैं। ठीक है, बट आज के दिन हम डिस्कस करना चाहते हैं एम्बेडेड सिस्टम। अब मैंने दूसरा टॉपिक ले लिया, बट अभी जेएलसी पीसीबी और गर्बर फाइल जनरेट करना, ये सब कुछ जो बताया, किसी को कुछ डाउट है? नो सर। ठीक है, तो फंडा इज कि यू डोंट वांट टू शेयर योर फाइल्स जिसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, दैट इज लाइक योर डिजाइन फाइल्स। ठीक है, तो देयर इज दिस स्टैंडर्ड कि तुम जर्बर फाइल जनरेट करके भेजो। जर्बर फाइल इज लाइक स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन। फॉर एग्जांपल वर्ड एंड पीडीएफ में जो डिफरेंस है, वही डिफरेंस है बोर्ड फाइल और जर्बर में। जर्बर इज स्टैंडर्ड, किसी भी सॉफ्टवेयर से जर्बर जनरेट करोगे एक जैसा जनरेट होगा। बट ईगल का जो भी बोर्ड फाइल डिजाइन किया था, अगर तुमने इसको काईकैड या किसी और सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करना चाहो तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, बट जर्बर जनरेट होने के बाद कोई भी मैन्युफैक्चरर सेम इंटरप्रिटेशन करेगा, उसको किसी और रैंडम सॉफ्टवेयर की नीड नहीं पड़ेगी। तो दैट्स वाई जर्बर वाली प्रोसेस है। हो सकता है एक बार में क्लियर ना हो, बट जिस दिन तुम्हें ऑर्डर करना होगा उस दिन ज्यादा सेंस बनाएगा। ठीक है, आज के दिन मैं पैसिवली बता रहा हूँ कि ऑर्डर करना हो तो ऑर्डर कर लेना, वर्सेस कि आज के दिन ऑर्डर करना है, मुझे रिक्वायरमेंट है,
तब लर्निंग का मेथड बदल जाता है। ठीक है, तो उस दिन फिर से तुम गूगल कर सकते हो, फिर से मुझे रीच आउट कर सकते हो, बता ही दूंगा। और ये वीडियो है जिसमें खाली कुछ क्लिक्स है जिसकी वजह से गड़बड़ फाइल जनरेट होती है। ठीक है, वो क्लिक्स का सीक्वेंस थोड़ा सा ट्रिकी था, इसलिए मैं बता रहा था। ओके, अब हम आते हैं एम्बेडेड सिस्टम पे। सो एनीवन, एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है बताएगा कुछ? सुना है पहले एम्बेडेड सिस्टम? Only a couple of times. ठीक है, कहाँ सुना, कब सुना? So it was in one of the books I was reading. ओके, मतलब Uh, ऐसी कौन सी बुक रीड करते हो तुम? so एक मॉरिस मानो के नाम से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे है, तो उसमें बस एक नाम के उसका दे रखा था। अच्छा, जहाँ तक उससे पता चला इट वाज जस्ट लाइक कंप्यूटर मेमोरी एंड प्रोसेसर, बस लाइक इतना ही समझ में आया। ठीक है। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? एम्बेडेड सिस्टम्स पहले तो सुना है क्या? सुन रखा है एम्बेडेड सिस्टम? नहीं? सर वैसे Yes, तो sir. कुछ बोल रहे थे तुम? जस्ट दैट लाइक, यस सर, सुना तो हुआ। ठीक है, ठीक है, लोगों ने खाली नाम सुन रखा है। एम्बेडेड, ये वर्ड सुना है पहले कभी? यस सर, क्या होता है मीनिंग? यूजुअली अटैच्ड इनसाइड। ठीक है। So attached, fused. So for example, diamond is embedded in the ring. ठीक है। सिस्टम, सिस्टम सुना है? Yes sir, just any kind of setup like that does takes inputs and gives you an output. ठीक है। So it's like something designed to perform some particular task जिसको हम जनरली सिस्टम बोल देते हैं, है ना? Yes sir. अब embedded system is like इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सिस्टम है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और अब मैं सीक्वेंस के टर्म्स में बता रहा हूँ जिस तरीके से हमने पढ़ा है अभी तक। ठीक है, तो हमने बेसिकली शुरुआत की थी कोर इलेक्ट्रॉनिक्स से, कंपोनेंट्स देख लिए थे। ठीक है, फिर हमने देखा कि सर्किट्स कैसे बना सकते हैं, ब्रेडबोर्ड पे बनाया, डॉटेड पीसीबी, जीरो पीसीबी, परफोरेटेड बोर्ड, जो भी बोलना उस पर बनाया। फिर हमने पीसीबी लेआउट डिजाइन करना सीखा, इन प्रोसेस में हमने सर्किट्स बनाए। ठीक है, बट ये सारे सर्किट कैसे हैं? तुमने ऑटोमेटिक नाइट लाइट डिजाइन किया है। ठीक है, अब कल के दिन तुम्हें क्लिक हुआ कि यार ये क्या होता है, रात को चालू हो जाता है और चालू ही रहता है, बट मुझे ऐसा सर्किट नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसा सर्किट चाहिए चालू हुआ, आधे घंटे चालू रहे, फिर बंद हो जाए। तो अब तुमने जो ऑटोमेटिक नाइट लाइट डिजाइन किया, सर्किट सोल्डर कर दिया, अब उसमें क्या करना पड़ेगा? So या तो वापस हटाने की कोशिश करो कंपोनेंट्स, हम्म या कंप्लीटली एक नया नए सेट से शुरू कर रहे हो। ठीक है, मतलब पुराने सर्किट में एडिट करना पड़ेगा या फिर पूरा का पूरा नया बनाओ। एडिट करना भी पॉसिबल होगा अगर तुमने एडिट करने की जगह छोड़ी थी, काट पीट के एकदम छोटा सा पीसीबी में बना दिया था तो फिर पॉसिबल ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है ना? पूरा नए से बनाना पड़ेगा। सो Yes. ये सारे सर्किट्स को मैं स्टैटिक सर्किट बोल देता हूँ या फिर नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोल देता हूँ। सो ये सारे सर्किट एक बार डिजाइन हो गए तो सिंगल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जिसके लिए डिजाइंड है। और अब तुम्हें कुछ भी ऐड करना है तो ऐड करने की प्रोसेस इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, आइडियली नहीं करते ऐड, हम नया बना लेते हैं, नया बनाना ज्यादा इजी हो जाता है उस केस में। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट वर्जन ऑफ सर्किट्स हम यूज करने वाले हैं उसमें ये ऑप्शन है। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम था इसका सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन क्या है? प्रोग्राम कर सकते हैं, प्रोग्रामेबल सर्किट्स। ठीक है, तो एम्बेडेड सिस्टम्स आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोग्रामेबल हो। ठीक है, तो अब जब इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स की मैं बात करूंगा तो हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो खाली मैं इलेक्ट्रॉनिक्स बोल देता हूं, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मैं जिसको एम्बेडेड बोल देता हूं।
ठीक है, एम्बेडेड वाला इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज द वन जो प्रोग्रामेबल है। अब प्रोग्रामेबल का एडवांटेज क्या है, अगर हम लोग अब कुछ दिन बाद हम ऑटोमेटिक नाइट लाइट फिर से बनाएंगे, बट इस बार हम किसी माइक्रो कंट्रोलर को यूज करके प्रोग्रामिंग से बनाएंगे। ठीक है, एडवांटेज क्या होगा, जिस दिन तुम बोलोगे कि नहीं रात भर चालू नहीं रहना चाहिए, आधे घंटे बाद बंद हो जाना चाहिए, तो तुम्हें सिर्फ प्रोग्राम चेंज करना है, सर्किट में कुछ चेंज नहीं करना। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रोग्राम में चेंज करना पॉसिबल भी हो जाएगा, अनलेस कि तुम बोलते हो बहुत ही बड़ा मेजर चेंज करना है। मेजर चेंज करना है और मे बी तुम्हारी मेमोरी वेमरी सपोर्ट ना करे तब फेल हो जाए, और वो फेलियर के केसेस बहुत कम होंगे। ठीक है, अदरवाइज इट विल बी वेरी इजिली डुएबल एंड जस्ट बाय चेंजिंग द प्रोग्राम। तो ये एडवांटेज है एम्बेडेड सिस्टम का। ठीक है, तो एम्बेडेड सिस्टम्स आर अ सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स व्हिच आर प्रोग्रामेबल। सिंपल है, समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो एग्जांपल्स, बेसिकली व्हाट इज एम्बेडेड सिस्टम हम डिस्कस कर रहे थे। सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, दोज आर प्रोग्रामेबल, और ये सारे एग्जांपल हैं। यहाँ पे जितने भी एग्जांपल दिख रहे हैं इनमें से कोई ऐसा लग रहा है कि ये एम्बेडेड सिस्टम नहीं है? अभी जो हमने डेफिनेशन क्रिएट की उस डेफिनेशन के हिसाब से ये फुलफिल नहीं करता, ऐसा कोई लग रहा है? So the car or amusement machine, I mean the ठीक है, car का especially, विच वन, कार, ठीक है, और maybe the amusement machine, depending on what kind of machine it is. अम्यूजमेंट इज लाइक गेमिंग सिस्टम, कोई भी मारियो का सेटअप, या फिर तुम लोगों ने अगर वो सेटअप देखा होगा जिसमें कॉइन डाल के गेम खेलना पड़ता था, देखा है तुम में से किसी ने? Yes, sir. गेमिंग आर्केड वगैरह में, है ना? सो दोज आर लाइक वैसे टाइप के सिस्टम्स। I guess it's mainly just the car. More the older cars. New cars, yes, they have like digital like dashboards and everything. ठीक है, सो इज लाइक बहुत पुरानी कार, उसमें एम्बेडेड सिस्टम नहीं था, कंप्लीटली मैकेनिकल। अभी की कार्स, बैटरी निकाल लो कार बंद हो जाएगी, क्योंकि दोज कार्स आर डिपेंडेंट। तो मतलब फॉर एग्जांपल, चलती हुई कार में अगर तुमने पावर बंद कर दिया तो हैंडल लॉक हो जाता है। तो क्योंकि स्टीयरिंग मैकेनिज्म बैटरी ऑपरेटेड होता है, मोटर से काम करता रहता है, उस मोटर को कितना रोटेट हो रहा है ये तुम फोर्स लगा के रोटेट नहीं करते हैं कार के हैंडल का। कार की हैंडल में सेंसर लगा हुआ है, तुम कितना रोटेट करो ये सेंसर रीड करता है। एक कंट्रोलर है, ठीक है, ईसीयू बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर यूनिट इन द केस ऑफ ऑटोमोटिव्स। वो सिग्नल रीड करके बोलता है कि मोटर तुझे इतना रोटेट होना है, ठीक है, और तुम्हारा कार का स्टीयरिंग रोटेट हो जाता है। ये सब तुम्हारे कार में आजकल इनबिल्ट आते हैं। तो तुम 70s की कार लोगे, 80s की कार लोगे तो मे बी वो एम्बेडेड सिस्टम नहीं था। ठीक है, 90s के बाद से कार में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम इन्वॉल्व है। तो आजकल के मतलब इवन जो आईसी इंजन आते हैं, आईसी इंजन में जो स्पार्क का टाइमिंग मैच करना होता है वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स करता है। ठीक है, तो इवन इंजन भी प्योरली मैकेनिकल नहीं बचा। ठीक है, पहले स्पार्किंग के लिए टाइमिंग मैकेनिकली मैनेज की जाती थी, ठीक है, आजकल इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज की जाती है, इट्स बिकम मोर फ्यूल एफिशिएंट। ठीक है, तो ये सब के सब एम्बेडेड सिस्टम के एग्जांपल हैं। इन सब में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स लगते ही हैं जिसमें प्रोग्रामेबल ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा किसी को कोई एग्जांपल क्लिक हो रहा है क्या कि ये भी एम्बेडेड सिस्टम हो सकता है? तो यहाँ नहीं है। So I guess it could be things like air conditioners, or क्या? it could be things like air conditioners or even fridges these days. ठीक है, सही है, दोनों में रहता है। तो एनीथिंग जिसके आगे स्मार्ट वर्ड ऐड हो गया 100% उसमें एम्बेडेड सिस्टम तो एडेड है। ठीक है, सो पुराने टाइम पे फ्रिज में नहीं रहता था, मतलब एक्चुअली बहुत पुराने टाइम पे नहीं रहता था, जब से वो टेम्परेचर वाला ऑप्शन आया तब शुरू शुरू में नहीं रहता था, बाद में टेम्परेचर वाले ऑप्शन के साथ और भी चीज़ें आने लगी, तब से माइक्रो कंट्रोलर वाला सिस्टम उसमें रहता ही है। ठीक है, टेलीविजन में रहता है, एसी में रहता है, हर जगह रहता है। अब कोई एग्जांपल बताओ विच इज अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बट नॉट एन एम्बेडेड सिस्टम, मतलब उसमें प्रोग्रामिंग नहीं है बट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट तो है। Like for example, the bulb, विच बल्ब? any kind of bulb, like on its own, if it's just on off, or like the एडिसन LED का बल्ब? lights.
एडिसन का बल्ब इलेक्ट्रॉनिक Yes, सर्किट है क्या? it's not a circuit on its own, but I mean, you can also consider an LED if you want to. That is also ठीक है, equally. तो फर्स्ट थिंग इज लाइक, मतलब एज पर इंडियन कंटेक्स्ट ये वाले बल्ब को हम लोग इलेक्ट्रिकल की कैटेगरी में डालते हैं, है ना, फिलामेंट Yes, बल्ब। sir. और तुम जो बल्ब बोल रहे थे अभी के लिए, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स बोलने के लिए मैं बोल देता हूँ एलईडी बल्ब। ठीक है, एलईडी बल्ब इज लाइक, जो नॉर्मल एलईडी बल्ब आते हैं दोज आर नॉट एन एम्बेडेड सिस्टम, जस्ट अ सर्किट जो एसी लेता है डीसी में कन्वर्ट करता है, एलईडी को दे देता है, देयर इज नथिंग प्रोग्रामेबल ऑप्शन देयर। ठीक है, और कोई एग्जांपल दो। Something like a toy car, maybe. टॉय कार कौन सा वाला? Sir, the really old ones जो wire के साथ आते हैं. ठीक है, आइडियली उसमें भी कोई सर्किट नहीं होता जो वायर के साथ आते हैं, उसमें मोटर होती है, वायर होता है, बैटरी होती है, दैट्स इट। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम, बट जो वायरलेस वाले आते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, और उसमें भी स्टैटिक सर्किट्स ही यूज होते हैं, उसमें भी प्रोग्रामेबल नहीं होता है। मतलब जो सबसे चीपेस्ट मिलेंगे, ठीक है, उनकी बात कर रहा हूँ। Yes, sir. और कोई एग्जांपल दे सकता है? बिस्वेन, जयस, उदय, वेदांत, तुम में से, दिस सर्किट इज नॉट एन एम्बेडेड सिस्टम बट दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। बाकी लोग है ही नहीं क्या? जस्ट अटेंडेंस लगाना है। Sir, a fan maybe. फैन, फैन इज प्योरली इलेक्ट्रिकल, जो अभी तक तुम्हारे घर पे है। कुछ फैन हैं जो एम्बेडेड सिस्टम है, ठीक है, बाकी हम लोग के घर पे जो फैन लगे होते हैं दोज आर जस्ट कॉइल एंड कैपेसिटर। Yeah. ठीक है, बिस्वेन प्रेजेंट है। बिस्वेन एनी एग्जांपल ऑफ नॉट एन एम्बेडेड सिस्टम सर्किट? ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है बट नॉट एन एम्बेडेड सिस्टम। नहीं क्लिक हो रहा है किसी को? तो इसका मतलब ये भी हो रहा है कि तुम्हारे घर के आसपास आजकल, मतलब घर के आसपास मतलब तुम्हारे घर में, आसपास में, हर जगह इलेक्ट्रॉनिक्स तो बहुत यूज हो रहा है, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ देम आर एम्बेडेड सिस्टम, इसलिए तुम सोच नहीं पा रहे हो, या फिर तुम सोचते ही नहीं हो। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब 10 साल पहले तुम जाके ये क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हो तो तुम्हें बहुत सारी चीजें मिलती जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है बट एम्बेडेड सिस्टम नहीं है। बट आजकल मैक्सिमम चीजें एम्बेडेड पे शिफ्ट हो गई हैं, बिकॉज चीप हो गया है, सस्ता हो गया है। ठीक है, और भी एडवांटेजेस हैं, बाद में बताता हूँ। और कम ही सर्किट बचे हैं, दोज आर लाइक नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। ठीक है, दिवाली की लाइट्स आती हैं जिसमें एक डब्बा रहता है, बटन रहता है, बटन दबाया पैटर्न चेंज। ठीक है, वो, तो वहां पर बेसिकली नॉर्मल सर्किट रहता है, बटन दबाया सीक्वेंस चेंज करने के लिए, बट उसमें भी प्रोग्राम रहता है, वो भी तुम्हारा एम्बेडेड सिस्टम है। तो वो बटन, बिना बटन वाले जो भी सर्किट्स रहते हैं जो ब्लिंक करते हैं, ठीक है, मतलब बिना बॉक्स वाले सर्किट, बिना बॉक्स नहीं, बिना बटन वाले सर्किट्स जो दिवाली लाइट के लिए यूज करते हैं, वो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। बाकी वाले प्रोग्रामेबल ऑप्शंस के साथ आता है। प्रोग्रामेबल ऑप्शन मतलब भले तुम प्रोग्राम कर ना पाओ, बट जिसने मैन्युफैक्चर किया था उसने प्रोग्राम डाल के दिया हुआ है। ठीक है, और तुम जब बटन दबाते हो तो पैटर्न चेंज हो जाता है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अब हमारे आजू बाजू जो मिलता है दोज आर पार्ट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, बहुत कम कोर वाले हैं। ओके, अब Yes, आते sir. हैं अ सिंपल डेफिनेशन। ठीक है, जो हम देख रहे थे कुछ नया नहीं है, वही लिखा हुआ है कि एम्बेडेड सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। बोलने के लिए जल्दी जल्दी में या फिर सिंपल लैंग्वेज में हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, बट उस हार्डवेयर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर। ठीक है, तो embedded means hidden inside, कांसी system means multiple component interface together for common purpose। यहाँ पे कुछ चीजें दिख रही हैं, FPGA सुना है क्या? Yes, sir. बोलो कहाँ सुना है, फिर फुल फॉर्म बोलो पहले तो।
फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे, ठीक है, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे। फिर ये भी कुछ है, ये भी कुछ है, ये भी कुछ है। ये तीन चीजें किसी को पता है? ए, बी, सी। एग्जैक्ट नेम तुक्का नहीं मारना है। आई नो दिस थिंग, ऐसा कुछ पता है क्या? नहीं पता? The C looks kind of like an Arduino. नॉट आर्डिनो। मैं मेरे सेकेंड ईयर में था तो मुझे ये तीनों पता थे, मैंने देखे थे, छुए थे। ठीक है, ऑनलाइन का लॉस है, तुम लोग कॉलेज नहीं गए तो तुम लोग को पता नहीं चला। सो दिस इज लाइक अ माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है, फ्रॉम एटमेल, जो कि कंपनी का नाम है। ये उसका मॉडल है, ये उसका सीरीज है। ठीक है, दिस इज अ माइक्रो कंट्रोलर, जो कि जैसे ये चिप है वैसे ही एक और कंपनी है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, वैसे चिप बनाती है, ये माइक्रो कंट्रोलर है। उसके अराउंड ये डेवलपमेंट बोर्ड है जिसको हम टीवा बोलते हैं। ठीक है, अगर तुम पढ़ पा रहे होगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है टीवा सी सीरीज लॉन्च पैड, एंड दिस इज रास्पबेरी पाई। ठीक है, एकदम अर्लीस्ट वर्जन रास्पबेरी पाई 1 है वो। ये सारे प्रोग्रामेबल हार्डवेयर हैं। दिस इज लाइक अ सीपीयू, स्मॉल कंप्यूटर, इसमें तो ऑपरेटिंग सिस्टम जाता है। दिस इज लाइक अ स्मॉल कंप्यूटर, ठीक है, बट इसमें सिंगल प्रोग्राम जाता है, खाली एक प्रोग्राम। ठीक है, ये वो चिप है जिसके अंदर प्रोग्राम जा सकता है, खाली ये चिप हाथ में उठा के कुछ नहीं होगा, सर्किट बनाना पड़ेगा। तो ये वो सर्किट है जो चिप के अराउंड बना हुआ है। ठीक है, इसको जो पावर देने का सर्किट लगेगा, मे बी पिन्स कनेक्ट करने का सर्किट लगेगा, तो वो सारी चीजें यहाँ पे की हुई है। तो दिस इज अ डेवलपमेंट बोर्ड, दिस इज नथिंग बट अ सीपीयू सीधे सीधे, एंड दिस इज लाइक नेक्स्ट वर्जन ऑफ कंप्यूटर्स बोल सकते हो। इन सब में हार्डवेयर स्टैटिक होता है, इसमें हार्डवेयर भी चेंज होता है। ठीक है, तुम जब कोड बदलते हो तो इसके अंदर बेसिकली कुछ सेट ऑफ हार्डवेयर है, उनकी सीक्वेंसिंग खाली बदल जाती है कि पहले ये काम करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा। इसके अंदर वो हार्डवेयर का स्ट्रक्चर या फॉर्मेट भी बदल जाता है। फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे, तो बहुत सारे गेट्स हैं जो सीक्वेंसिंग चेंज कर लेते हैं, विच क्रिएट अ न्यू टाइप ऑफ हार्डवेयर। ठीक है, तो वीएलएसआई की जनरली जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो एफपीजीए पे कराए जाते हैं। प्रैक्टिकल्स क्या है कि तुम में से किसी ने वीएलएसआई का नहीं किया? No, sir. तो वेरीलॉग में कोड लिखो, फिर इसमें अपलोड करो, फिर उसमें वो तुमने वेरीलॉग में एक्चुअली क्या किया, तीन चार गेट्स का कोड लिखा और वो गेट यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे कुछ होता है वेयर अगेन यू आर प्रोग्रामिंग द हार्डवेयर। ठीक है, अब प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में क्या क्या पता है? यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, ये वर्ड समझ में आ रहे हैं? ए एल यू सी यू सुना है? Yes, sir. क्या होता है? So ALU is the part of the CPU that handles all of the maths, ठीक all है, of the calculations. The control unit is what controls everything else. ओके, So it'll tell the memory to, okay, so send this part in here to the ALU. Then maybe for the ALU, okay, do this with this. ठीक है। सो दिस इज लाइक हाउ कंप्यूटर्स वर्क। ठीक है, द कोर पार्ट ऑफ कंप्यूटर सीपीयू जो होता है, तो हम बड़े बॉक्स को सीपीयू बोलते हैं, उसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है तुम्हारा प्रोसेसर, जो प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, एंड आइडियली उसी को सीपीयू भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो वही है जो प्रोसेसिंग कर रहा है। तो i7 तुम्हारे लैपटॉप का सीपीयू होना चाहिए, बट क्योंकि वो एक डब्बे में शुरू में मिलता था, तो जनरल लोगों के लिए वो डब्बा सीपीयू होता था, टेक्निकल लोगों के लिए वो i5 i7 पेंटियम सीपीयू होता था। ओके, फिर दे आर द हार्ट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, क्योंकि इन्हीं में प्रोग्राम किया जा सकता है। तो व्हेन आई से कि ऐसा हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं एम्बेडेड सिस्टम। तो ऐसे हार्डवेयर लगेंगे जो प्रोग्रामेबल हो, तुम किसी भी रैंडम हार्डवेयर में प्रोग्राम नहीं डाल सकते। तो 555 IC, LM358, इन सब में कोड नहीं किया जा सकता, दे आर नॉट डिजाइन फॉर दैट। ठीक है, बट प्रोसेसिंग टाइप के जो हार्डवेयर हैं जो प्रोसेसर की तरह काम कर सकते हो, उसमें तुम कोड डाल सकते हो। समझा? अब Yes, sir. तुम, मतलब अब तुम सबको पता है तो पहले बता दो
कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाला सब्जेक्ट आके गया क्या? No, sir, we don't have that. Okay. So maybe अगर आएगा, maybe if you want to be a very good programmer or a very good electronics engineer, तो दिस इज समथिंग जो हमें समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमारे आजू बाजू सब यही है. फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा लैपटॉप, तुम्हारा कंप्यूटर अल्टीमेटली प्रोसेसर के अराउंड काम कर रहा है. सो हाउ डू दे वर्क, अगर हमें ये समझ में आएगा तो हमें समझ में आएगा कि तुम्हारा लैपटॉप क्यों हैंग हो रहा है. अगर लैपटॉप फास्ट करना है, मोबाइल फास्ट करना है, तो क्या कर सकते हैं, काम कैसे करता है. ठीक है, तुम जो प्रोग्राम लिख रहे हो ये एग्जीक्यूट कैसे होगा. तो दिस इज लाइक सम वेरी स्मॉल जिस्ट ऑफ इट कि प्रोसेसर कैसे काम करता है. प्रोसेसर 4 चीजें करता है: फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर. ठीक है, फेच से पहले एक चीज रहेगी जो हम करते हैं. हम एक प्रोग्राम या फिर एक सेट ऑफ कमांड सीक्वेंस में किसी उसकी मेमोरी में स्टोर कर देते हैं. सो दिस लाइक द मेमोरी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेसिंग यूनिट. इसके कहीं किसी पार्ट में हम वो सेट ऑफ सीक्वेंस स्टोर कर देते हैं कि करना क्या है, हम चाहते क्या है, टास्क क्या परफॉर्म करना है, ये हम बताते हैं प्रोसेसिंग यूनिट को. ठीक है, अब कोई बता सकता है कि वो किस पार्ट ऑफ द मेमोरी में स्टोर होगा? यहाँ पे मेमोरी यूनिट का ब्लॉक है, उसमें 3 मेमोरी है: रोम, रैम, कैश. The program is probably in the RAM. ठीक है, और कोई? तो विश्वन ने बोला रैम, निमिष ने बोला रैम, और कोई बोलना चाहेगा कुछ? ठीक है, कुछ सुना ही नहीं दिया, जोर से बोलो. Sir, it will be stored in the ROM. अच्छा, वाई रोम वाई नॉट रैम? आप झगड़ो आपस में. निमिष और विश्वन बोल रहा है कि रैम, तुम बोल रहे हो कि रोम. ROM will be read only, so by definition it can't be programmable. We can't change it. सही बात है. अब बताओ उदय, सही बोल रहा है कि नहीं? I am not so sure about that. But then things stored in the RAM get erased if the power is switched. एग्जैक्टली ठीक है, तो अब तुम दोनों के पास एक एक वैलिड पॉइंट है. उदय का पॉइंट बहुत ही वैलिड है, रैम तो गायब हो जाता है पावर के बाद. तुम्हारा पॉइंट भी बहुत ही वैलिड है कि रोम में तो खाली रीड कर सकते हैं प्रोग्राम, मतलब बार बार राइट कर ही नहीं सकते, तो प्रोग्राम कहाँ से कर पाएंगे. तो निमिष, तुम उदय को कुछ काउंटर करना चाहते हो कि ठीक है गायब हो जाता है बट उसके बाद अपने आप जादू से वापस आ जाता है, ऐसा कुछ? या फिर उदय, अरे रोम मतलब रीड ओनली नहीं होता है, राइट ओनली होता है. एनीथिंग, कोई कुछ बोलना चाहता है? सो वी हैव टू आंसर्स, गिव योर ओपिनियंस. ऐसे झगड़ो, प्रूफ कि रैम सही है या फिर रोम सही है. मुझे लगता था कि एसडी कार्ड रहेगा, कि ऐसे बाहर एसडी कार्ड या फिर हार्ड डिस्क, ऐसा एक एक्स्ट्रा मेमोरी होगी और उसमें सेव होगा प्रोग्राम. मेरा सही है क्या? There must be. It might be somewhere different, but actually it could be like there is some place else apart from the CPU, which is just storing the program, and when you turn on the CPU, it like takes that program and adds it to the RAM. So this RAM and ROM तुम्हारे लैपटॉप में ये i7 के अंदर है या i7 के बाहर है? It should be inside the i7. पक्का? सब पक्का बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, किसी को पता है कंप्यूटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कि लेट से मतलब इज लाइक आई एम प्रिविलेज्ड कि मैं उस जमाने से आता हूँ जिस जमाने में हम कंप्यूटर खरीदते थे तो हमें ऑप्शन मिलता था कस्टमाइज करने का, कि कस्टमाइज कंप्यूटर खरीदना है, या फिर ऐसे रेडीमेड कंप्यूटर आते ही नहीं थे ना. मतलब जब मैं छोटा था और कंप्यूटर की दुकान पे अगर जाके कंप्यूटर खरीदना तो वो क्या बोलते थे, क्या क्या चाहिए, और तुम्हें कुछ भी नहीं पता तो वो तुम्हें समझा समझा के बेचता था. ठीक है, तो इट्स इक्विवेलेंट कि तुम सबवे में जाते हो. ठीक है, सबवे का फंडा पता है सबको? Yes sir. कि सबवे में तुम बताओगे क्या कितना डालना है. ठीक है,
कि भैया पाव में खाली आलू डाल के दे दो, या फिर भैया सब्जी भी डालना है, सॉस भी डालना है, कौन सा सॉस डालना है, कितना डालना है, सब तुम बताओ। सो वैसे कस्टमाइज्ड ऑप्शन वर्सेस मैकडी, खाली नाम बोल दो तुम्हें पीसी मिल जाएगा, मतलब बर्गर मिल जाएगा, ठीक है, क्या डालना है उन लोग को पता है। तो पहले सबवे जैसे ऑप्शन में पीसी मिलता था, तुम कस्टमाइज करते थे, तब वो बोलता था कि मदरबोर्ड मेरे पास 2 कंपनी के हैं, एक इस कंपनी का एक उस कंपनी का, तुम्हें कौन सा खरीदना है, ठीक है। ये वाला है ना, ये 300 रुपये महंगा है, बट इसमें ये अच्छा फीचर है, ठीक है, सब यही लेके जाते हैं। और अगर अपना बजट रहेगा तो हम बोलेंगे ठीक है भैया ये महंगा वाला दे दो। फिर वो बोलेगा कि अभी ये प्रोसेसर कौन सा डालें, i5 भी चल रहा है, i7 भी चल रहा है। उस टाइम पे i5 i7 नहीं था, बट अभी के लिए मैं एग्जांपल देके बोल रहा हूँ, ठीक है। जब मैंने लिया था तो कोर टू डियो वगैरह मिलता था, मतलब मेरा फर्स्ट लैपटॉप वॉज कोर टू डियो, और मैंने लैपटॉप लिया था, मैंने कस्टमाइज नहीं लिया था। तो मैं खाली स्टोरी बता रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों की स्टोरी बता रहा हूँ कि वो लोग जब खरीदने गए थे तो ऐसा हुआ था, बट मैंने ये प्रोसेस देखा है, ठीक है। तो इट्स लाइक मदरबोर्ड इज अ थिंग जो अलग से आता है। रॉकेट सिंह मूवी देखी है क्या? नो सर। ठीक है, उसमें वो कंप्यूटर बेचता है, तो देखना तो समझ में आएगा। सो मैंने मदरबोर्ड बाय इंडिया लिखा तो कुछ चीज़ें आ रही हैं, और मैं शॉपिंग में जाना चाहता था, शॉपिंग अभी दिखा नहीं रहा, ठीक है। दिस इज लाइक द मदरबोर्ड जो मैं खरीदूंगा, ठीक है। इस मदरबोर्ड में अभी तक प्रोसेसर नहीं लगा है, दिख रहा है प्रोसेसर लगा है क्या? नहीं। ये रैम स्लॉट्स हैं, लगा है क्या? नहीं। कहीं पे हार्ड डिस्क कनेक्टेड है क्या? नहीं। तो मदरबोर्ड इज लाइक अ बेयर पीसीबी जिसमें तुम्हारे सारे कंपोनेंट जाएंगे। इट इज अ प्लेस जहां पे सब कुछ कनेक्ट हो जाएगा, और कुछ बेसिक चीजें आएंगी जो बाकी प्रोसेसर को लगती ही है, जैसे टाइम के लिए आरटीसी वाला मॉड्यूल लगता है, पावर यूनिट का जो भी लगेगा लॉजिक, वो सब। तो ऐसे डिफॉल्ट कुछ चीजें मदरबोर्ड में रहेंगी, बट ना तो प्रोसेसर रहेगा ना तो मेमोरी रहेगा, ठीक है। तो एक्चुअली में यहाँ पे सीपीयू लिखा हुआ है, सीपीयू के डब्बे में उन लोगों ने बोला है कि रैम रोम सब कुछ है, ठीक है। रियल मतलब रियल लाइफ में भी और यहाँ पे भी तुम्हारा प्रोसेसर सिर्फ इतना होता है, उसमें किसी टाइप की मेमोरी होती है जनरली, ऐसा कुछ कुछ मेमोरीज होती हैं उसमें, ठीक है। कैश भी जनरली बाहर जाता है, ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा बोल लो कि तुम्हारे प्रोसेसर में क्या रहेगा, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और कुछ मेमोरीज, दैट्स इट, उतना ही होता है प्रोसेसर में, ठीक है। इनपुट आउटपुट ये सारी कैपेबिलिटीज कहाँ से आई थी? इस मदरबोर्ड ने दी थी। देखो यूएसबी वगैरह सब मदरबोर्ड में है, ठीक है। और इस यूएसबी को कम्युनिकेशन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ चिप्स लगे हैं जो तुम्हारे प्रोसेसर से बातचीत करके वो इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। रैम रोम तुम्हारे मदरबोर्ड में कनेक्ट होता है, तो रैम अलग से चिप के फॉर्म में आता है, ठीक है। जैसे मदरबोर्ड किया था वैसे ही मैं रैम बाय इंडिया कर रहा हूँ, और तुम्हें दिखेगा कि रैम ऐसे अलग चिप आता है जो मदरबोर्ड में फिट हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली हार्ड डिस्क भी अलग से आती है, देखी होगी। ऐसे तुम्हारे लैपटॉप के अंदर ऐसी हार्ड डिस्क होती है, कंप्यूटर सीपीयूज में बड़ी होती है, लैपटॉप में छोटी होती है, ठीक है। ये सारे अलग अलग कंपोनेंट हैं। तो अब मैं फिर से आता हूँ, अब मैं व्हाइट बोर्ड में आ रहा हूँ, जस्ट मिनट, ठीक है। सो बेसिकली तुम्हारा प्रोसेसर एक पार्ट है, इस प्रोसेसर से रैम अलग से कनेक्ट होता है, रोम अलग से कनेक्ट होता है, आईओ मतलब इनपुट आउटपुट अलग से कनेक्ट होता है। इन सबको पावर बाहर से अलग से देनी पड़ती है, ठीक है। प्रोसेसर में खुद की छोटी सी मेमोरीज होती हैं, उसको हम रजिस्टर्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं प्रोसेसर बोलूं, अब जैसे ये बॉक्स बनाया था, उस बॉक्स को मैं बोल दूंगा कि कंप्यूटर बन गया, सीपीयू बन गया। अगर उस बॉक्स की तरह मैं प्रोसेसर बनाऊं तो प्रोसेसर में क्या होगा, कंट्रोल यूनिट होगा, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होगा, एएलयू, इसके अलावा रजिस्टर्स होंगे, ठीक है। छोटी सी मेमोरी जो प्रोसेसर यूज करेगा लोकल ऑपरेशंस को करने के लिए, कुछ लगने वाला है तब, ठीक है। तो अब हम यहाँ वापस आ जाते हैं, और अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा, मैं क्वेश्चन पूछूंगा तुम बताओगे। तुम्हारे लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? यस सर। मोबाइल में भी है? यस सर। ठीक है। मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कहाँ सेव्ड है, रैम में या रोम में?
या एसडी कार्ड में। So तो एसडी कार्ड में नहीं है, ये तो सबको क्लियर है ना। yes sir. एक्सटर्नल नहीं है। तुम रैम खरीदते हो, मतलब मैंने मोबाइल खरीदा लेट से 56 सॉरी 64 GB 4 GB रैम, तो 64 GB पूरे मिलते हैं क्या? No sir, there's some amount of space that is used by the operating system. हाँ, तो दैट सम अमाउंट ऑफ स्पेस दैट इज यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम इज नथिंग बट द ऑपरेटिंग सिस्टम। Yes sir. ठीक है। सो मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ गया? रोम में गया, इसलिए तुम्हें कभी भी 64 का 64 नहीं मिलता। ठीक है। लैपटॉप में तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ सेव्ड है? सी ड्राइव में है सबकी। अगर तुम सब विंडोज वाले हो तो सी ड्राइव में ही है। Yes, I think so sir. आई थिंक सो नहीं, जाओ और चेक करो। ऐसे विंडोज ई दबाया, ये ओपन हुआ, ओपन करने के बाद दिस पीसी में गया, और ये देखो मेरा विंडोज सी ड्राइव में है, और यहाँ पर मेरे वो सारे फाइल्स हैं, प्रोग्राम फाइल्स, यहाँ पर विंडोज की फाइल्स, ये सारी फाइल्स मेरी बता रही है कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर सेव्ड है। ठीक है। Yes sir. तो सी ड्राइव में, सी ड्राइव कहाँ पर है? हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क क्या है? रोम है। रोम है मतलब रीड ओनली मेमोरी है। ठीक है। तो मतलब उदय को सिर्फ ये पता था कि ठीक है रोम में सेव होता है, क्यों नहीं पता। क्यों मतलब कैसे, ये नहीं पता कि रोम तो रीड ओनली है बट कैसे सेव होता है। ठीक है। तो रैम में सिर्फ रन टाइम लोकल वेरिएबल सेव होते हैं, क्योंकि पावर गया तो वो गायब हो जाएगा। सो यू नीड अ परमानेंट प्लेस टू सेव द प्रोग्राम्स। ठीक है। अब ये जो कंफ्यूजन आया, ये कंफ्यूजन काफी ऑब्वियस था, क्योंकि नाम ही है रोम, रीड ओनली मेमोरी। और बचपन में इतनी बार पढ़ाया गया है कि रीड ओनली मेमोरी मतलब खाली रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं क्या? नहीं। ठीक है। Yes तो sir. शुरू शुरू में मैंने तुम्हें बताया था क्या, मेरा मेरा कंफ्यूजन दैट कोलंबस और वास्को दी गामा वाला, कि उससे पहले चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, इंडिया नहीं था। वास्को दी गामा आया, कुछ लोगों को लेके आया, फिर इंडिया बनाया। ठीक है। तो कंसेप्ट हमारे क्लियर नहीं हुए, क्योंकि ठीक से नहीं पढ़ा या ठीक से नहीं पढ़ाया गया। तो मेमोरी की हिस्ट्री है, मेमोरी की हिस्ट्री पता चल जाएगी तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो शुरू शुरू में, तो अब मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ व्हाट? हिस्ट्री ऑफ मेमोरी के साथ साथ हिस्ट्री ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। और फिर समझ में आएगा कि ठीक है ऐसा क्यों है, ये अजीब सा नाम। तो आ, बात शुरू होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं था। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं था तब तो सब कुछ मैकेनिकल से ही होता था। ठीक है। तुम्हें पानी निकालना है तो तुम क्या करोगे? वंस अपॉन अ टाइम, जब कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, ओल्ड एज, स्टोन एज, पानी कैसे निकालोगे? कुएं से निकालना है फिलहाल। So you'll either use a pulley and a rope. ठीक है। सो पुली एंड रोप मतलब तुम मैकेनिकली कुछ फैब्रिकेट कर लोगे। सही है। Yes sir. अब मैं बोलूंगा कि पूरे खेत में पानी देना है, तो So उसके लिए something like drip irrigation canals, downward sloping. बट ठीक है, कितनी बार निकाल पाओगे तुम मैनुअली? So what do you mean कितनी बार? मतलब बहुत पानी लगता है खेती में, है ना। सो इरिगेशन में इतना पानी लगने वाला है, मतलब 10-15 लोग खाली पानी निकालते रहेंगे, पॉसिबल होगा? डिफिकल्ट होगा, राइट। Yes sir. तो तुम कुछ इनोवेट कर सकते हो क्या, जिससे काम इजी हो जाए? तुम्हें इनोवेट नहीं करना है, तुम्हें खाली सोचना है कि लोगों ने क्या किया था उस टाइम पे, ऑलरेडी Animal लोगों ने कर powered लिया। वो करा थे, लेकिन mechanical contraption दी थी, just animal powered तो पानी ठीक है। निकाल सकते थे. एनिमल पावर्ड हो गया। फिर एनिमल पावर्ड में बेसिकली तुम रोटेट करोगे, मतलब एनिमल को किसी पर्टिकुलर एंगल पे रोटेट करोगे और तुम्हारा पुली दूसरा एंगल पे रोटेट होगा, मतलब तुम गियर मैकेनिज्म ले आओगे, है ना। So something like that. There was also this corkscrew method जिसमें हम ठीक है। सिर्फ गोल गोल घुमा रहे थे, in like perpendicular to the direction यहाँ से पानी आ रहा है. So that was very easy to attach to some animal. ठीक है। तो इज लाइक मैंने कुछ कीवर्ड डाले, तो दिस लाइक पुली वाला सिस्टम। इवन पुली भी नहीं है, मतलब जुगाड़ वाला सिस्टम, विच इज लाइक क्रिएटिंग अ पुली। ठीक है। फिर और कुछ मिलेगा क्या?
फिर एनिमल को खाना देना पड़ेगा, और कुछ बना सकते हो जो और इजी हो जाए, जिसमें एनिमल भी ना थके, क्योंकि एनिमल से फिर पानी भी निकलवाओगे और खेती भी करवाओगे। So तो you ऐसा need कंपलसरी नहीं है कि निमिष ही आंसर देगा, कोई और दे सकता है। विश्व ने चैट बॉक्स में कुछ चीजें लिखी हैं, वो कुछ थोड़ी देर में आ जाएंगी तो मैं तब बता दूंगा। ठीक है, तो मैं स्टोरी डायरेक्टली बता देता हूँ। ठीक है, तो फिर मेरा दिमाग चलेगा और मैं बोलूंगा कि मैं हवा से बना लूंगा, और फिर मैंने विंड मिल बना लिया। ठीक है, ये दिख रहा है डेमो, और ये उसका रियल लाइफ वर्जन। ठीक है, तो विंडमिल में बेसिकली तुम पुली वाला ही सिस्टम रखो, बकेट लगा दो, पुली मतलब जब हवा चलेगी ये विंड रोटेट, मतलब विंड की वजह से वो रोटेट करेगा, बकेट अंदर जाएगी बाहर आएगी, तो ऐसे सिस्टम बना दोगे। ठीक है, मतलब तुम ऑटोमेट कर रहे हो धीरे धीरे प्रोसेस को। ठीक है, फिर एक टाइम आया जब किसी ने मोटर खोज दिया, मतलब पहले तो किसी ने बैटरी खोजी और फिर किसी ने मोटर खोज दिया। तो याद है किसने मोटर खोजा था? not really, sir. मैग्नेटिक फील्ड वगैरह के चैप्टर में रहा होगा। शाबाश, मतलब एक मिनट, जस्ट आ गया। तो मतलब बहुत सारे लोग हैं, बट नाम 2-3 लोगों का यूज होता है ना। हाँ, ये रहा, अर्ली मोटर्स। तो शुरू शुरू में बहुत सारे लोगों ने किया था कुछ कुछ करके, फिर वोल्टा ने बैटरी बना दी पहली बार। ठीक है, एक बार बैटरी बना दी तो लोगों को समझ में आया कि अच्छा पावर, करंट, और फिर माइकल फैराडे ने उस बैटरी को यूज करके पहली बार चला के दिखाया कि देखो घूमता है। ठीक है, तो उस हिसाब से ऐसे बैटरी से चलने वाली मोटर माइकल फैराडे ने शोपीस करके दिखाया, और फिर धीरे धीरे लोगों ने मोटर बना दिया। जब मोटर बना दिया तो किसी को क्लिक हुआ कि अच्छा ये तो घूमता है, इसके आगे ब्लेड लगा देते हैं, उसको एक डब्बे में पैक कर देते हैं और ऐसा सिस्टम बना देते हैं, और ये क्या करेगा, ये पानी को खींच लेगा। और आज की हमारी मोटर ऐसे ही काम करती है ना। तो फिर किसी ने मोटर बना दिया, मोटर के आगे फैन लगा दिया, फैन लगा के पंप। अब अब क्या एडवांटेज हो गया, हवा नहीं है तब पानी बंद हो जाता था, तुम थक गए तो पानी बंद हो जाता था। मोटर के केस में प्रॉब्लम सॉल्व है, बैटरी लाओ, जब चाहिए तब पानी निकाल दो। सही है, तो ये ऑप्शन आ गया, किसी ने मोटर को यूज किया और पानी निकालने का ऑप्शन आ गया, ऑटोमेट कर दिया। इसी मोटर से कोई बंदा इंस्पायर हुआ और उसको क्लिक हुआ कि एक काम करते हैं, इस मोटर को ऐसे फिट करते हैं, यहाँ पे कुछ ब्लेड लगा देते हैं, डब्बे में पैक कर देते हैं, कपड़े डालेंगे और कपड़ा धुलेगा। पॉसिबल है, ऐसे ही बना वॉशिंग मशीन। So maybe. हाँ मतलब मे बी, मतलब ठीक है, सिंपल स्टोरी, वॉशिंग मशीन इन्वेंशन। ठीक है, अब बीच में वाटर लीकिंग प्रूफ करने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए बहुत सारी चीजें रहेगी, बट धीरे धीरे मोटराइज सिस्टम तो ऐसे ही बनेगा। ठीक है, कि अर्ली डेज वन ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन, ये मोटर लगाया है, ये किसी ने रोटेट किया, अंदर ब्लेड रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो किसी ने वॉशिंग मशीन बना दी, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, बैटरी से मोटर चलेगा या फिर अब किसी ने इलेक्ट्रिसिटी खोज दिया होगा। अब हम उस एज में आ गए जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड एग्जिस्ट करती है, वॉशिंग मशीन जैसा प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अब ये वॉशिंग मशीन लोग ने खरीदना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे इस बंदे को क्लिक हुआ कि यार कंटिन्यूस एक डायरेक्शन में रोटेट करने से इतना कपड़ा साफ नहीं होता जितना हम हाथ से करते थे। फैक्ट है, अगर तुम्हारी वॉशिंग मशीन कंटिन्यूसली एक जगह एक ही डायरेक्शन में रोटेट करती रहेगी तो कपड़े अच्छे से साफ होंगे क्या? Not as well. हाँ, नहीं सर, उतना अच्छे से नहीं होता। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? बीच में डायरेक्शन चेंज कर लो। तो मतलब क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज काउंटर, बेसिकली एजिटेट करना है कपड़े को। हम हाथ से साफ करते हैं तो क्यों साफ हो जाता है, क्योंकि हम उसको रब कर पाते हैं। तो ये रबिंग इफेक्ट कैसे आएगा, अगर ये मोटर
क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट हो, ठीक है। अब अगर तुम्हें इस मोटर में ये सिस्टम ऐड करना है तो क्या कर पाओगे, एक ऑप्शन है मैनुअली। अब मान लो ये डीसी मोटर है, अब स्टोरी को सिंपल रखने के लिए मैं बना रहा हूँ कि ये डीसी मोटर है, यहाँ पे प्लस माइनस है और इसको तुम बैटरी से चला रहे हो, तो बैटरी की पोलैरिटी बदलते रहना, मोटर सीधी घुमाएगी, फिर 10 सेकंड बाद आके फिर से पोलैरिटी बदल देना, मतलब खड़े होके बटन दबाते रहना, ठीक है। इस चीज को तुम एक बटन से रिप्लेस कर सकते हो जो पोलैरिटी को चेंज करता रहेगा, ठीक है। DP/DT स्विच ये काम करके दे देता है, अभी मैं बताऊंगा नहीं होता क्या है, बट ऐसा बटन जो पोलैरिटी स्वैप कर देगा, ठीक है। तो खड़े रहो, 10 सेकंड के बाद बटन को इधर दबाओ, 10 सेकंड के बाद उधर दबाओ, फिर इधर दबाओ, फिर उधर दबाओ, ठीक है। बट ये प्रोसेस फिर एक्टिव हो जाएगी, सामने वाला बंदा बोलेगा इससे अच्छा मैं बैठ के कपड़े धुल देता हूँ, ठीक है। तो इसको करने के लिए अब मैकेनिकल ऑप्शंस भी है, इलेक्ट्रिकल ऑप्शंस भी है, किसी तरीके से जुगाड़ करके कर लिया गया होगा, बट एक दिन आया, धीरे धीरे ऐसी वॉशिंग मशीन बिक रही होगी, बट एक दिन आया किसी ने ट्रांजिस्टर बनाया, ठीक है, मतलब पहले डायोड बनाया, डायोड से ट्रांजिस्टर बनाया, ट्रांजिस्टर से गेट्स बन गए, गेट्स को यूज कर करके किसी ने एक चिप बना दी जो इन दो वोल्टेज को प्लस माइनस फिर माइनस प्लस, प्लस माइनस फिर माइनस प्लस करता रहता है, ठीक है। तो इस चिप को अगर तुमने यूज कर लिया मोटर को पावर देने के लिए, तो ये चिप क्या करेगा, मोटर की पोलैरिटी को रिवर्स करता रहेगा, मोटर पहले सीधा घूमेगा, फिर उल्टा घूमेगा, फिर सीधा घूमेगा, फिर उल्टा घूमेगा। समझा क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ठीक है। तो गेट्स ये सारी चीजें जब आ गई, तो इससे पहले जो भी किया होगा वो मैकेनिकली मैकेनिज्म बनाया होगा कि थोड़ी देर के बाद गियर का रेशियो ऐसा चेंज हो जाता है या फिर अलाइनमेंट ऐसा चेंज हो जाता है कि वो अपने आप रिवर्स में आ जाता है, ठीक है। बट वो मैकेनिकल सेटअप का कॉस्ट और साइज बहुत ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू दिस गेट से, जब वो तुम इम्प्लीमेंट करोगे तो साइज छोटा हो जाएगा, कॉस्ट छोटा हो जाएगा, वॉशिंग मशीन और फेमस हो जाएगी, ठीक है। जब ऐसा हो गया तो फिर वॉशिंग मशीन का साइज ऑब्वियसली छोटा हो गया, कॉस्ट कम हो गया और घर वालों ने खरीदना शुरू कर दिया, वॉशिंग मशीन फेमस हो गई। धीरे धीरे नई प्रॉब्लम समझ में आई कि लोग वॉशिंग मशीन चालू करके भूल जाते हैं, होता है क्या है, कपड़े ओवर वॉश हो जाते हैं, कपड़े डिग्रेड हो जाते हैं, धीरे धीरे जल्दी खराब हो जाते हैं। तो क्या कोई ऐसी चीज ऐड कर सकते हैं क्या जिसके आधे घंटे, 20 मिनट, 10 मिनट बेस्ड ऑन आवर नीड हम टाइम भी सेट कर पाए, ठीक है। तो फिर आंसर क्या आएगा, हाँ कर सकते हैं। फिर कंपनीज ने टाइमर भी ऐड कर दिया। तो पहले तो अल्टरनेटिंग वाला चिप ऐड किया था, अब टाइमिंग वाला चिप भी ऐड कर दिया। तो अब क्या होगा, साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अब टाइमर का जो भी चिपिंग मतलब सर्किट वाला पार्ट है प्लस उसका जो भी नॉब वाला पार्ट है वो सब ऐड हो गया, ठीक है। तो अब 2 चिप लगने लगे, ठीक है। फिर मे बी किसी ने थर्ड डे कोई और फीचर मांग लिया, तो अब सॉल्यूशन क्या होता था फीचर ऐड करने का कि कोई एक और चिप लाओ, सर्किट में ऐड करो, फिर सर्किट में ऐड करने के बाद साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा बट फंक्शनैलिटी ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे सारे सिस्टम चलने लगे। मैं एग्जांपल दे रहा था, अभी तक मैं बेसिकली घुमा घुमा के स्टोरी को लिंक करके यहाँ पे वॉशिंग मशीन तक आया था। इसी टाइम पे कैलकुलेटर्स भी बिकते थे, कैलकुलेटर्स भी बनने लगे, नहीं सॉरी कैलकुलेटर्स नहीं बिकते थे, इससे पहले की बात, ठीक है। तो ऐसे चीजें बिकती थी, किसी ने मतलब फॉर एग्जांपल तुम लोगों ने ऐसे सिस्टम देखे हैं, पुराने टाइम पे रेडियो अलग होता था, ठीक है, फोन अलग होता था, कैमरा अलग होता था, सीडी प्लेयर अलग होता था, सब अलग अलग होते थे, ठीक है। फिर एक सेटअप आने लगा, एक डब्बा जिसके अंदर कैमरा नहीं था बट उसके अंदर रेडियो हुआ करता था, सीडी प्लेयर हुआ करता था, डीवीडी प्लेयर हुआ करता था, ये सब एक ही डब्बे में, ठीक है। तो जैसे ये तो होता क्या था, वो डब्बे की साइज छोटी नहीं रहती थी, डब्बा बड़ा रहता था। एडवांटेज क्या करता मिलता था, 4 अलग अलग छोटे छोटे बॉक्सेस उठाने से अच्छा है एक बड़ा बॉक्स उठाओ जिसमें सारे फीचर्स हैं, ठीक है। तो ये सेम लॉजिक उस टाइम पे यूज हुआ करता था कि जितने भी तुम फीचर मांगोगे हर फीचर के लिए एक नया चिप डाल देंगे, साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, कॉस्ट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा बट फीचर मिल जाएगा, ठीक है। बट धीरे धीरे फिर प्रॉब्लम्स क्या आने लगी, लोग पूछने लगे मतलब कि और छोटा चाहिए, अब साइज बहुत बड़ा हो गया है यार, पिकनिक में इतना बड़ा डब्बा लेके जाओ फिजिबल नहीं लगता है, कुछ छोटा मिल सकता है क्या, कुछ छोटा मिल सकता है क्या, लोग ऐसे बात करने लगे, ठीक है। तब ये रिक्वायरमेंट आई कि छोटा नहीं कर सकते क्या, फिर रिसर्चर्स तक ये बात जाएगी छोटा नहीं कर सकते क्या, तो उन्होंने बोला कि भाई छोटा नहीं कर सकते, सब कुछ तो है, ठीक है। मतलब गेट बना दिया ट्रांजिस्टर से, और क्या चाहिए तुम्हें, हर टाइप की आईसी मिल रही है, ये आईसी कंपेयर करके देती है, ये आईसी रिवर्स करके देती है, ये आईसी अलार्म का काम करके देती है, टाइमर का, इतनी सारी आईसी बना दी, ठीक है। और छोटा नहीं कर सकते। फिर किसी को क्लिक हुआ कि छोटा कर सकते हैं अगर हम कुछ ऐसा सिस्टम बना दे
जो आज का जो प्रोसेसर होता है वैसा काम करे। मतलब ये सारे सिस्टम बेसिकली क्या करते हैं, कुछ लॉजिक्स यूज करते हैं, तो जितने भी लॉजिक्स एग्जिस्ट करते होंगे, ठीक है, उन सारे लॉजिक्स का एक डब्बा बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, इस डब्बे को बना देते हैं। अब ऑब्वियसली डब्बा अपने आप काम नहीं कर पाएगा, उसको पता ही नहीं है कि क्या काम करना है, तो उसके साथ एक बंदा ऐड कर देते हैं, कंट्रोल यूनिट। ये बताया करेगा इसको कि पहले तू ये एक काम कर, ऐड कर ले, फिर सब्ट्रैक्ट कर ले, फिर माइनस कर लेना, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर ले, फिर तो डिवाइड कर लेना, फिर 3 टाइम्स इंक्रीज कर लेना और फिर आउटपुट दे देना, जो भी टास्क था वो फुलफिल हो जाएगा। तो ऐसे सीक्वेंसिंग ये कंट्रोल यूनिट बता देगा। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या थी, कंट्रोल यूनिट को कैसे पता चलेगा कि क्या काम करना है? तो ऐड हुआ कि कंट्रोल यूनिट फिगर आउट करेगा ये कि क्या काम करना है, एक बिट ऑफ सीक्वेंसेस जो कि कहीं पर सेव रहेंगे, जिसको आजकल हम मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सीक्वेंसेस लिखे रहेंगे। इस सीक्वेंस का पैटर्न, अगर यहाँ पे लेट से 1 0 लिखा हुआ है तो पहले ऐड, बट अगर 1 1 लिखा होता तो सब्ट्रैक्ट, 0 1 लिखा होता तो डिवाइड कर देना। ऐसे नंबर्स के पैटर्न्स के हिसाब से वो डिसाइड करेगा कि क्या काम करना है, जिसको हम मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रक्चर जब बनने लगा, जिस बंदे को क्लिक हुआ, ऐसी चीज बनाई, जो चीज बनाई उसको हम प्रोसेसर बोलते हैं। ठीक है, बोला अर्ली डेज में माइक्रो प्रोसेसर बोलते थे, जब तक प्रोसेसर नहीं था तब तक तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, बट जनरली माइक्रो प्रोसेसर आज के दिन बोलते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स की रिक्वायरमेंट बनने लगी। 10 चीजें एक ही डब्बे में आती थी, साइज डब्बे का बड़ा होता था, कॉस्ट ज्यादा होता था। उस डब्बे का साइज रिड्यूस करने के लिए सारे लॉजिक्स को एक जगह पे रख दिया, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट बना दिया। क्या काम कब करना है ये बताने के लिए कंट्रोल यूनिट आया, और कंट्रोल यूनिट को क्या पता चलेगा टास्क क्या परफॉर्म करना है, ये वो एक मेमोरी में बिट्स के पैटर्न देख के फिगर आउट करेगा कि क्या नंबर सेव है। उन नंबर्स के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि क्या होना चाहिए, पहले ऐड होना चाहिए कि सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है, और एक बार वो सीक्वेंस फॉलो कर लिया तो आउटपुट आ जाया करेगा, और ये चीज प्रोसेसिंग यूनिट बन गई। अब इसमें ये भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट था, और उतना ही इंपॉर्टेंट ये मेमोरी वाला पार्ट भी था। ठीक है, और अब आते हैं इस मेमोरी की हिस्ट्री में। शुरू शुरू में जब ये बनाया तो सिंपल था। ठीक है, जिन लोगों ने बनाया, तो फर्स्ट यहां लेके आ रहा हूं। ठीक है, तो जब, एक मिनट, और मुझे एक्चुअली विकी में जाना है। हाँ ये रहा। तो शुरू शुरू में जो माइक्रो प्रोसेसर बना था, तुम सबको पता है कि, मतलब तुम लोगों को पता नहीं है बट तुम लोगों को पता है कि किसने बनाया था। खाली मुझे दिखाना है यहाँ पे, कहाँ, नीचे हिस्ट्री में दिखेगा, ये रहा। ठीक है, मतलब बुलन सर्किट तुम लोगों ने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे बुलन दिख गया, तो लॉजिकल सर्किट बुल, मतलब जॉर्ज बुल ने लॉजिक्स का फंडा बताना शुरू किया था, इंफॉर्मेशन थियरी और ये सब कुछ उस टाइम पे आ रहा था। जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ कि चिप्स ऐड करो, चिप्स ऐड करो। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर से गेट्स, गेट से लॉजिक, लॉजिक वाले पार्ट बुलन ने बहुत सारा रोल निभाया। ठीक है, सैनन ने इंफॉर्मेशन थ्योरी में रोल निभाया। फिर धीरे 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 एक टाइम आया जहां पे सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर बना, ये रहा। ठीक है, तो सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर बना, जो कि एक नई नई कंपनी थी, इंटेल नाम की। ठीक है, इंटेल का फुल फॉर्म पता है किसी को? सो इंटेल की स्टोरी पढ़ लेना। तो देयर इज लाइक, एक कंपनी हुआ करती थी मोटोरोला, आई थिंक ये लोग मोटोरोला में काम करते थे, इंटेल के फाउंडर्स, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटेल। हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट। हाँ, हिस्ट्री यही है। तो इंटेल वाज मॉडर्न, ठीक है, मूर और नॉइस, कहाँ दिया है? At the bottom, integrated electronics. क्या? At the bottom of origins, the next line. हाँ, ठीक है। तो अच्छा, मतलब
एक ऑप्शन ये भी है कि मैं लाइफ में जाके देखूंगा और पता चल जाएगा, बट जहां तक मुझे याद आ रहा है ये रहा फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर। ठीक है, सो फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर कंपनी को छोड़ के उन लोगों ने फाइंड किया था, उस मतलब इंटेल फाउंड किया था क्योंकि उनके दिमाग में एक आइडिया आया था, और ऑब्वियसली फेयरचाइल्ड में उनका इंटेंट नहीं किया गया होगा, तो उन्होंने सोचा कि ठीक है एक काम करते हैं, कंपनी छोड़ते हैं, खुद की कंपनी स्टार्ट करते हैं और ये इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है, तो फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर इज लाइक, उस टाइम पे फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर नाम था, फिर नेशनल सेमीकंडक्टर हो गया, दूसरी कंपनी ने खरीद लिया, फिर आजकल ऑन सेमीकंडक्टर के नाम से आता है। ठीक है, तो ये लोग फेयरचाइल्ड में काम करते थे। फेयरचाइल्ड उस टाइम पे जो अलग अलग लॉजिकल गेट्स और ये सारी चीजें होती हैं वो बनाती थी। ठीक है, तो इंटेल वाले लोगों ने, मतलब ये दो लोगों ने कंपनी फाउंड की, इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट किया, और जो पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया 4004, वो वर्ल्ड का पहला ऐसा चिप था जो अलग अलग टाइप के, मतलब बेस सेम है, ठीक है, बट अलग अलग चीजें बना सकते हैं। उसमें जो मेमोरी यूज होती थी, लॉजिक क्या था कि तुम मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही बता दो कि क्या चाहिए। ठीक है, तो उस वो कैलकुलेटर का जमाना था, कैलकुलेटर नया नया आया था, तो कैलकुलेटर में ऐड वाली आईसी अलग, सब्ट्रैक्ट वाली आईसी अलग, ऐसे अलग अलग आईसी यूज करके कैलकुलेटर बनाते थे उस टाइम पे। तो फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट भी तब की कंपनी है, ये लोग बेसिकली कैलकुलेटर के लॉजिक्स बेचते थे, और अलग अलग कैलकुलेटर मैन्युफैक्चरर इनसे लॉजिकल सर्किट्स खरीदते थे, जैसे एचपी करता है। एचपी मदरबोर्ड नहीं बनाता, प्रोसेसर कुछ भी नहीं बनाता, अलग अलग मैन्युफैक्चरर से चीजें खरीदता है, पैक करता है, डब्बा बेच देता है। ठीक है, तो वैसे ही लोग कैलकुलेटर बेचते थे, कैलकुलेटर बेच खरीदने वाले मतलब जो मैन्युफैक्चरर्स थे वो इनसे चिप्स खरीदते थे, एड वगैरह, मतलब सर्किट्स, पूरा का पूरा सर्किट खरीदते थे कि भाई कैलकुलेटर का सर्किट बेचो। ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे, ऐड की आईसी, सब्ट्रैक्ट की आईसी, ये वो आईसी लगा के बेच देते थे। ठीक है, कीपैड की आईसी, डिस्प्ले की आईसी। इन लोगों को क्लिक हुआ कि ऐसा किया जा सकता है, इंटेल वालों लोगों ने 4004 बनाया, और कैलकुलेटर मैन्युफैक्चरर्स को पिच किया कि देखो ये सिंगल आईसी में हो रहा है, कॉस्ट बहुत कम है, साइज कैलकुलेटर का छोटा हो जाएगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो इन्होंने ये 4004 ऐड किया, और इसमें मेमोरी में बेसिकली क्या सेव करके भेजेंगे, कैलकुलेटर का लॉजिक। ठीक है, किसी को किसी के कैलकुलेटर के लॉजिक में एक्स चाहिए, किसी को वाई चाहिए, तो अलग अलग लॉजिक उनके हिसाब से डेवलप करके मैन्युफैक्चर करके दे देते थे। तो अर्ली डेज में जो ये मेमोरी थी, ठीक है, ये थी रोम। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे 10 के सीक्वेंस डाल के दे दिए, और अब ये सीक्वेंस परमानेंट है, तुम चेंज नहीं कर सकते, ये रीड ओनली मेमोरी है। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर कैसा था, बेसिकली अंदर ही डाल के देते थे। जो प्रोसेसर बना था, ये प्रोसेसर है, इस प्रोसेसर को रोम से कनेक्ट करना पड़ेगा, और रोम से वो कोड रीड करेगा, और इस रोम के अंदर तुम्हारा लॉजिक है जो तुम्हारा कंट्रोल यूनिट रीड कर सकता है, और साथ साथ में तुम्हें एक और मेमोरी लगेगी, रैम। तो ये सारा आर्किटेक्चर तब उनको बनाना पड़ा 4004 का, कि मतलब हमने तो खाली लॉजिक और कंट्रोल डाला है, बाकी चीज़ों की नीड है। नीड क्या है कि लॉजिक कहाँ से रीड करेंगे, कि करना क्या है। ठीक है, तो हमें करना आता है, बट करना क्या है ये कौन बताएगा, रॉम बताएगा। ये सारी चीज़ें एक मेमोरी में सेव रहेगी, जहाँ से कंट्रोल यूनिट फेच करेगा, और फिर रियल टाइम में कैलकुलेशन करेंगे, और ये जो वेरिएबल जनरेट होंगे इनको कहाँ सेव कर सकते हैं, तो फिर एक और टाइप की मेमोरी की नीड होगी जिसको हम रैम बोलेंगे। ठीक है, तो रैम में वेरिएबल सेव होंगे। तो ये सारा आर्किटेक्चर उन्होंने बिल्ड किया, और रॉम उस टाइम पे क्या होता था, तो ये सब सेम रहेगा, खाली तुम रॉम की चिप बदल दो, अलग प्रोग्राम चला गया। ठीक है, समझ में आया। तो रॉम हुआ करता था जो शुरू शुरू में मैन्युफैक्चर के टाइम पे ही प्रोग्राम होके तुम्हें मिल जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या थी, अगर गलत तो पूरा गलत। मैन्युफैक्चरिंग एंड पे जाके तुम प्रोग्रामिंग करवा रहे हो, मतलब बल्क में ऑर्डर करना पड़ेगा, तो तुमने कोई कोड डलवाया, इतने बल्क में डलवाया, पता चला गलत निकला, तो लॉस हो जाएगा। ठीक है, फिर भी लोग करते थे, और रॉम यूज होता था। ठीक है, फिर ऑब्वियसली लोग बोलेंगे कि यार ये अच्छा नहीं है, कोई और ऑप्शन हो सकता है क्या, तब बना इरेजेबल, नहीं सॉरी, प्रोग्रामेबल रॉम, प्रॉम बना, कि ब्लैंक चिप मिलेगी, ठीक है, और तुम जाके कहीं पे प्रोग्रामिंग करवा लेना। तो बेसिकली अब क्या हो गया, अब एक कंपनी रहेगी जो रैम रॉम बनाती है, रॉम ये ब्लैंक चिप बेच देगी, अब ये बल्क में रॉम बनाएगी, तो ऑब्वियसली सस्ता पड़ेगा, और फिर तुम कहीं जाके एक बार महंगी प्रोग्रामिंग करवा लेना, 100 200 1000 रुपए देके, 10,000 देके भी, और फिर देख लो कि सही है कि नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, प्रोग्राम खराब, चिप फेंक देना, नया चिप खरीद लो, बहुत लॉस नहीं होगा। और जब परफेक्ट हो जाएगा, तब तुम्हें पता है, अब अगली बार से ब्लैंक चिप खरीदो, प्रोग्रामिंग डलवाओ, कर लो।
ठीक है, और प्रोग्रामिंग डलवाने का खर्चा कम रहेगा। ऐसा सेटअप बना तो उसको प्रॉम बोलते हैं। मतलब ऐसी चिप बनी और ऐसा सेटअप बना जो प्रोग्रामेबल भी है। फॉर एग्जांपल शुरू में फोन के लिए एसडी कार्ड्स आते थे, एसडी कार्ड्स ब्लैंक रहते थे, तो मोबाइल की दुकान पे जाके बोलते थे कि भैया डाउनलोडिंग कर दो, तब वो अपने लैपटॉप में कार्ड रीडर लगाता था, मेमोरी कार्ड लगाता था, और कंप्यूटर में जो भी मूवी सॉन्ग जो भी है सब एसडी कार्ड में कॉपी कर देता था। और ये तब की बात है जब सबके पास कंप्यूटर था भी नहीं। ठीक है, तो मोबाइल की दुकान वाले डाउनलोडिंग का सेटअप रखते थे और दुकान पे बड़ा बड़ा लिखते थे कि यहाँ डाउनलोडिंग होती है। ठीक है, और पर जीबी 150 रुपया ऐसे रेट होते थे। तो तुम 2 जीबी डाउनलोड कराओगे तो 300 रुपये देने पड़ेंगे। तो उनके पास जो सेटअप था वो क्या था, कंप्यूटर, मेमोरी कार्ड, रीडर, ये 2 सेटअप हैं, तो तुम डाउनलोडिंग कर सकते हो। तो ऐसा सेटअप भी बना और एसडी कार्ड भी बना। सही है, तो सेटअप और मेमोरी दोनों जगह इन्वॉल्व हुआ। मतलब बेसिकली जिन लोगों ने सेटअप बनाया उन्होंने ये ऑप्शंस का सेटअप भी बनाया कि प्रोग्रामिंग कैसे होगी। तो प्रोग्रामिंग के लिए ये कॉस्टली सेटअप है, बट वन टाइम खरीद लो और तुम इसको एज अ बिजनेस रन करो कि लोगों को प्रोग्रामिंग करके दो। ठीक है, तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बनने लगे, ब्लैंक मेमोरीज आती थी, तुम प्रोग्राम करवा लो। फिर इनका प्रॉब्लम क्या था, अगेन प्रोग्राम करा लिया, गलत है तो फेंक दो। ठीक है, और कोई यूज नहीं हो सकता। तो धीरे धीरे रिक्वायरमेंट आई कि रीप्रोग्राम नहीं कर सकते क्या, तो उन्होंने मेमोरी चेंज किया, सेटअप चेंज किया और ई प्रोम आया, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो इस केस में इरेज का सेटअप कैसा होता था, उन्होंने अंदर के मटेरियल बदल दिए, ऐसे मटेरियल यूज किए जिसको अगर यूवी लाइट से एक्सपोज किया तो मतलब ऐसा समझो ये है 1, अगर ये दोनों एक दूसरे से टच कर रहे हैं, ठीक है, और अगर टच नहीं कर रहे हैं, हवे में पास हो रहे हैं, तो है 0। ठीक है, तुमने यहाँ से करंट फ्लो कराया, ये मेटल से करंट फ्लो हुआ, हीट हुआ, हीट होके ये सैग हो गया, सैग हो गया तो टच हो गया, मतलब पहले 0 था अब 1 हो गया। ठीक है, अगर ये टाइप का मटेरियल यूज किया तो मैं प्रोग्राम करके 0-1 चेंजेस कर पाऊंगा। बाय डिफॉल्ट सारी मेमोरी में 0 रहेंगे, फिर मुझे पता है कहाँ कहाँ 1 करना है, उन सारे वायर्स के थ्रू 0 फ्लो करवा दो, वो सारे सैग हो जाएंगे, टच हो जाएंगे, 1 हो गया। तो ये प्रॉम बन गया। ई प्रॉम में क्या किया उन्होंने, ये वायर चेंज किया। ये वायर कैसा कर दिया कि करंट फ्लो हुआ तो सैग हो जाए, बट अगर यूवी लाइट से एक्सपोज हुआ तो ये वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और फिर से वो 0 हो जाएगा। समझ में आया? तो ई प्रोम ऐसे सेटअप आने लगे। जस्ट अ मिनट, ई प्रोम ऐसे चिप आते थे, मतलब जो भी उसका मेमोरी वाला पार्ट था वो एक्सपोज रहता था, जहां पे मतलब एक ग्लास लेयर टाइप का समझ लो, ग्लास लेयर रहती थी, और इसको तुम यूवी लाइट में एक्सपोज करोगे तो जो भी मेमोरी में तुमने डाला था वो सब इरेज हो जाएगा। ठीक है, तो यूवी लाइट से एक्सपोज करते थे उसको इरेज करने के लिए। यूवी लाइट हार्मफुल होता है तो एक प्रॉपर सेटअप होता था। ठीक है, जैसे ये करके दिखा रहा है। ठीक है, तो एक प्रॉपर सेटअप होता था, डब्बे डब्बे में पैक कर दो, थोड़ी देर के लिए रखो, 5-10 मिनट, मेमोरी इरेज हो जाएगी। तो अब हो गया, जितनी प्रॉब्लम थी सॉल्व हो गई। अब दूसरी प्रॉब्लम आने लगी, अब बोलते थे कि यार ये इरेज होने में ना 5 मिनट लगता है, कोड कभी भी एक बार में परफेक्ट होता नहीं है, 10 बार लिखना पड़ता है, 5x10 मतलब 50 मिनट तो खाली इरेज करने में चले जाते हैं, वापस से प्रोग्राम करने में भी टाइम लगता है, मतलब हमारे 2-3 घंटे तो खाली कोड लिखने की बात नहीं, खाली अपलोड और इरेज करने में जाते हैं। फास्ट कर सकते हैं क्या? तो यहाँ पर जैसे तुम करंट फ्लो करवा के प्रोग्राम कर देते थे, वैसा नहीं कर सकते क्या? तब आया ई प्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब तुम कंप्यूटर में बटन दबाओ, करंट फ्लो होगा, प्रोग्राम हो जाएगा, फिर से बटन दबाओ तो इरेज भी हो जाएगा। तो ऐसी मेमोरी बनने लगी जो अब ई प्रोम है, मतलब इरेज भी हो सकती है, प्रोग्राम भी हो सकती है, और इलेक्ट्रिकली खाली सिग्नल देके। तो ई प्रोम में तुम्हें कोई होल नहीं दिखेगा, सॉलिड रहते हैं। यार ठीक है, तो ये ई प्रोम नहीं है, ठीक है, ये ई प्रोम है। ई प्रोम्स ऐसे आते हैं, सॉलिड चिप्स आते हैं, कोई गैप नहीं, खाली एक पर्टिकुलर पिन है, इस पर्टिकुलर पिन के थ्रू ये कर दो तो ये इरेज हो जाएगा। तो ऐसे मेमोरीज बनने लगी। तो रोम कंटिन्यू था, क्योंकि जब डिफाइन किया था तब उन्होंने डिफाइन किया था कि 2 टाइप की मेमोरी होंगी, रोम और रैम। रैम मेमोरी कैसी रहेगी, पावर गया तो अपने आप क्लियर हो जाए। रोम कैसा रहेगा, पावर गया तो फिर भी क्लियर नहीं होता है, स्टोर रहेगा। इसलिए ये मेमोरी का जब इवोल्यूशन हुआ तो रोम को कंटिन्यू किया गया, इस फीचर को मान के कि पावर जाए तो गायब नहीं होना चाहिए। तो ये पूरे इवोल्यूशन में मेमोरीज में ये हमेशा ध्यान रखा गया कि पावर जाने पे गायब नहीं होना चाहिए। ठीक है, और रैम के इवोल्यूशन भी अलग अलग तरीके से हुआ था। ठीक है,
बट उन सब मेमोरी में एक चीज कॉमन रखी गई कि पावर जाने पे मेमोरी अपने आप क्लियर हो नहीं जानी, मतलब क्लियर हो जानी चाहिए, किसी को बोलना नहीं चाहिए कि भाई तू क्लियर हो जा, ठीक है। तो इसलिए आज भी उसे रोम बोलते हैं। बट आज जो हम रोम यूज करते हैं वो सिर्फ रीड ओनली नहीं है, रीड एंड राइट दोनों कर सकते हो, ठीक है। और हम लोग जो रोम यूज करते हैं वो ई प्रोम नहीं है, वो फ्लैश है। ई प्रोम बहुत ही स्लो मेमोरी होती है, ठीक है, फ्लैश फास्ट होती है। तो ई प्रोम के बाद धीरे धीरे एक और मेमोरी आई जिसका नाम था फ्लैश। अब फ्लैश वाली स्टोरी मैं बाद में सुनाऊंगा क्योंकि एक दिन आएगा जब उसको सेंस बनाएगा। तो उस जर्नी की वजह से तुम्हें रोम बोला जाता है। आज के दिन भी हर कंपनी के डेटा सीट में रोम लिखा रहेगा, मतलब तुम मोबाइल खरीदोगे तो लिखा रहेगा रोम 64 GB, रैम 8 GB। बट उसका मीनिंग ये नहीं होता है कि वो खाली रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है, वो रीड एंड राइट दोनों कर सकता है। क्लियर हो गया। और रोम क्योंकि पावर जाने पे डेटा गायब नहीं होगा, तो रोम में तुम्हारा प्रोग्राम स्टोर होता है। इतना समझ में आ गया? यस सर। तो अब ये प्रोसेसर है जो ऐसे काम करता है। करता क्या है, रोम से फेच करेगा इंस्ट्रक्शन, फिर कंट्रोल यूनिट उसको डिकोड करेगा कि भाई मीनिंग क्या है, ये जो सीक्वेंस में चीजें लिखी है इसका मीनिंग क्या है। डिकोड कर लेगा, समझ में आ जाएगा, फिर वो एएलयू से एग्जीक्यूट करवाएगा कि ऐड वाला ब्लॉक तुझे एग्जीक्यूट करने के लिए बोला है, ये 2 नंबर है, ऐड कर दो। और जो भी आंसर आएगा उसको फिर से स्टोर करेगा रैम में या फिर रोम में या फिर कैश में, एज पर द नीड जो कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है, ठीक है। तो स्टोर, तो फेच डिकोड एक्जीक्यूट स्टोर, जब ये करता जाता है एक के बाद एक के बाद एक, तो फाइनली चीजें एग्जीक्यूट होती जाती है और फाइनली आउटपुट आ जाता है। क्योंकि तुम करते हो, जो कि तुम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते टाइम करते हो, क्वेश्चन देखते हो, उसके अलग अलग पॉइंट्स से डेटा उठाते हो, डिकोड करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, फिर स्टोर करते हो, लोकल आंसर निकालते हो, फिर आगे बढ़ते हो, अगला लॉजिक, फिर लोकल आंसर निकालते हो, ऐसे कर करके एक फाइनल आंसर आ जाता है। तो ये है हाउ सीपीयू वर्क्स। अब हमारे पास जो सिस्टम है, मतलब शुरू में जो सिस्टम बना था वो ये था। इसमें बहुत सारे उनको अपडेट्स फील हुए। अगले 1 ही 2 साल में उन्होंने इंटेल का 8085 लॉन्च किया, जो तुम सब अपने सिलेबस में पढ़ते हो, ठीक है। मतलब ये नहीं था, एकदम शुरू वाला थोड़ा सा अलग था, ठीक है। तो उन सारे सिस्टम में ये चीज कॉमन थी कि माइक्रो प्रोसेसर के साथ तुम्हें रैम खरीदना पड़ेगा, रोम खरीदना पड़ेगा और आईओ खरीदना पड़ेगा। एक ऐसी चिप भी खरीदनी पड़ेगी जो इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग में हेल्प करे, ओके। और ऐसा मतलब बेसिकली चलने क्या लगा, तो इसके बाद मिसिंग है, ये स्लाइड पहले देख लेते हैं फिर आते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ऐसा सिस्टम होता था, तुम्हारा प्रोसेसर ये था, उसके साथ तुम्हें रैम खरीदना पड़ेगा, रोम खरीदना पड़ेगा, आईओ ग्रीन में, क्योंकि दोनों एक ही चिप है, खाली अलग अलग काम, 2 काम परफॉर्म कर सकते हैं इसलिए अलग अलग लिखा हुआ है। तो आईओ की चिप खरीदनी पड़ेगी। उसके बाद अगर तुम रिक्वायरमेंट है तो टाइमर खरीदना पड़ेगा, सीरियल खरीदना पड़ेगा रिक्वायरमेंट पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब कंप्यूटर को असेंबल करवाते थे तब वो पूछता था कैमरा भी चाहिए क्या, ठीक है। तो कंपलसरी नहीं था, बट अगर तुम्हें चाहिए तो ले सकते हो। स्पीकर भी चाहिए क्या पूछता था, स्पीकर कंपलसरी नहीं था, बट कीबोर्ड माउस कंपलसरी थे, मदरबोर्ड कंपलसरी था, रैम रोम कंपलसरी था। कीबोर्ड माउस डिस्प्ले इनपुट आउटपुट, रैम रोम मेमोरी, प्रोसेसर का इतना था, वो सीपीयू, इन सबको फिट करने के लिए मदरबोर्ड तो लगता ही था, ठीक है। तो कैमरा और टाइमर्स आर लाइक एडिशनल एसेसरीज। तो ऐसे एक बड़ा सिस्टम बनता था, ठीक है, जैसे हमारा पुराना कंप्यूटर होता था। बहुत दिन तक ये बहुत फेमस रहा क्योंकि इसमें प्रोग्रामेबल ऑप्शन था कि तुम चेंज कर सकते हो लॉजिक। फिर से लोगों की वही सेम रिक्वायरमेंट आई, छोटा नहीं कर सकते क्या, छोटा नहीं कर सकते क्या। तो लॉजिक सिंपल था कि इससे छोटा नहीं कर सकते, छोटा करना है तो खाली साइज छोटा कर सकते हैं अगर इन सबको एक ही आईसी में पैक कर दिया। तो इसके बाद जो नेक्स्ट इवोल्यूशन हुआ वो हुआ टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी में, ठीक है। ये जब मैं स्टोरी बता रहा था ना कि किसी को क्लिक हुआ, एएलयू बनाते हैं और ऐसे वैसे, इंटेल वालों को भी क्लिक हुआ, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट में एक और बंदा था उसको भी क्लिक हुआ। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट में जिस बंदे को क्लिक हुआ था ना, उसने एक स्टेज और सोच ली थी। उसने सोचा था कि ये सब कुछ एक ही आईसी में रखते हैं। इंटेल वालों ने सोचा था कि ठीक है, कंट्रोलर वाला मतलब प्रोसेसर को अलग से बनाएंगे, बाकी सारी अलग अलग ले लेंगे, ठीक है। तो इसलिए इंटेल वालों ने जल्दी इन्वेंट कर दिया और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट वालों ने बाद में इन्वेंट किया। तो इंटेल ने इन्वेंट किया माइक्रो प्रोसेसर, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट ने इन्वेंट किया माइक्रो कंट्रोलर।
माइक्रो कंट्रोलर में क्या था, ये पूरा सिस्टम एक ही चिप में था, ठीक है। तो मतलब सेम थिंग, क्या क्या कंपलसरी क्या क्या है, सीपीयू मतलब प्रोसेसर, आईओ, रैम, रोम, ये 4 चीजें अंदर एक ही आईसी में थी। फिर धीरे धीरे शुरू में सिर्फ इतना ही रहता था, और एकदम शुरू में तो रोम भी अलग रहता था, रैम, आईओ और ये सब कुछ एक ही में रहता था। धीरे धीरे रोम भी अंदर जाने लगा, ठीक है। और फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो गई और बाकी फीचर भी अंदर जाने लगे, ठीक है। तो ऐसे माइक्रो प्रोसेसर बना, माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर बना। माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर में डिफरेंस क्या है, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का खाली प्रोसेसर है जो प्रोसेसिंग यूनिट का काम कर सकता है एक सिंगल चिप में। माइक्रो कंट्रोलर क्या है, पूरा का पूरा कंप्यूटर है, इसमें तुम्हारा प्रोसेसर भी है, रैम भी है, रोम भी है, आईओ भी है, ठीक है। तो माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, ये दो वर्ड है जो जनरली लोग कंफ्यूज होते हैं, दोनों अलग अलग है, ठीक है। प्रोसेसर की तरह है माइक्रो प्रोसेसर, जस्ट साइज छोटा है। तुम्हारा प्रोसेसर का साइज बड़ा है, टॉप प्रोसेसिंग पावर बड़ा है, स्पीड ज्यादा है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर का सब कुछ कम है। माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर और प्रोसेसर एक जैसे हैं, माइक्रो कंट्रोलर कंप्लीटली डिफरेंट है क्योंकि उसमें एक ही चिप में सब कुछ है। तो ऐसा बोल सकते हो कि सीपीयू को एक आईसी में डाल दिया तो माइक्रो कंट्रोलर बन जाएगा, ठीक है। जो कि इस इमेज में दिख रहा है, जो कि इस इमेज में भी दिख रहा है कि ऐसे अलग अलग आईसी आती थी माइक्रो प्रोसेसर की, प्रोसेसिंग पार्ट अलग आता था, रैम अलग आता था, रोम अलग आता था, और सारे लॉजिक की चीजें अलग आती थी। उन सबको एक आईसी में डाल दिया, पैक कर दिया, तो माइक्रो कंट्रोलर बन गया, ठीक है। ये समझ में आया माइक्रो कंट्रोलर? यस सर। तो दीज आर लाइक फ्यू कीवर्ड्स जो हमें समझने थे। अब इस कीवर्ड के बारे में हम डिटेल में और बातें करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब हम थोड़ी बहुत बातें कीवर्ड समझ में आए, जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर, जिसको लिखते ऐसे हैं, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर। इन दो कीवर्ड्स में बेसिक डिफरेंस क्या है ये हमें समझ में आ गया। ये ओल्ड टेक है, आज के दिन बहुत ही कम, ऐसा नहीं है कि यूजलेस है बट मेहनत वाला काम है। तो अगर तुम्हें एग्जैक्ट ऐसी नीड है जिसमें ये रिक्वायरमेंट है, तब तक तुम ये यूज नहीं करते, ये यूज करते हैं। तो आज के दिन फर्स्ट प्रेफरेंस ये होता है, ठीक है। तो अब हम माइक्रो कंट्रोलर सिलेक्ट करना चाहते हैं, बट इवॉल्व माइक्रो प्रोसेसर से हुआ था, तो हमें वो हिस्ट्री समझ में आनी चाहिए, इसलिए हम आज एम्बेडेड सिस्टम से ये पूरी की पूरी हिस्ट्री समझ रहे थे कि माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर। तो ऐसे धीरे धीरे स्टेज इवॉल्व हुआ है। अब तुम गूगल करके अच्छे से पढ़ना, देयर इज अ गुड स्टोरी, ठीक है, कि कैसे कैसे बना था, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट वालों ने क्या किया, इन लोगों ने क्या किया, इंटेल के अंदर ही अंदर कैसे कैसे माइक्रो प्रोसेसर से वो प्रोसेसर पे गए। तो इंटेल ने 8085 बनाया, उसके बाद कुछ और अपग्रेडेड वर्जन बनाए, सडनली उनको क्लिक हुआ यार ये सारे छोटी मशीन हैं, ये मार्केट खत्म हो जाएगा, उन्होंने प्रोसेसर बनाना शुरू कर दिया। और आज के दिन इंटेल माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर कुछ भी नहीं बनाता है, सिर्फ प्रोसेसर बनाता है, ठीक है। और उन्होंने अपनी डिजाइन दूसरों को भेज दी, बोला ये लो डिजाइन रखो, बनाओ, रॉयल्टी देना, हम किसी और टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे। और उन्होंने माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर के बड़े वर्जन बनाए जो कि प्रोसेसर की तरह चलता है। और उनके ये डिसीजन की वजह से इंटेल वर्ल्ड में प्रोसेसर के लिए फेमस भी हो गया, ठीक है। और सब लोग इसी में बिजी थे। तो ये हिस्ट्री पढ़ लेना। अब हमें ये पता है, ये समझ में आता है कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है, माइक्रो कंट्रोलर क्या है, ठीक है। अब हम एक स्पेसिफिक माइक्रो कंट्रोलर सिलेक्ट कर लेंगे तो हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो अब आज के लिए इतना ही करेंगे, खाली मैं कल क्या करने वाले हैं वो बता रहा हूँ। अब हमारा स्पेसिफिक माइक्रो कंट्रोलर जो सिलेक्ट करने वाले हैं वो कौन सा है, क्यों सिलेक्ट किया, ये देखेंगे। उसकी डेटा शीट देखेंगे, ठीक है। डेटा शीट रीड करना थोड़ा बहुत हमने तब देख लिया था, कल थोड़ा और डिटेल में रीड कर लेंगे। फिर इस माइक्रो कंट्रोलर, हम बोल ही रहे हैं, बात ही यहीं से शुरू हुई कि प्रोग्राम कर सकते हैं, इसलिए यूज करना है। तो उसको प्रोग्राम करने के क्या क्या ऑप्शंस है, फिर आर्डिनो क्या है, कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। तो माइक्रो कंट्रोलर के बारे में अब डिटेल में हमें कवर करना है, कल सेम टाइम 3 to 5 के बीच में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो अब आज जो भी बातें हुई, इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, else we will stop here. Anyone, any doubts? No doubt sir. Okay then, फिर कल मिलते हैं। ट्राई टू प्रिंट द पीसीबीज, वर्क नहीं करेगा तो भी चलेगा, ठीक है। द एम इज टू हैव द एक्सपीरियंस, ठीक है। ओके, Yes sir. Thank you sir. वेलकम, बाय बाय।